हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने एएलपी सीबीटी 2 के लिए सेट नंबर 12 लेके आऊँ। इससे पहले मैं आप लोगों के भी इस चैनल के माध्यम से देखे होंगे इलेक्ट्रीशियन का लगभग अभी मैं 14 सेट अपलोड कर चुका हूँ। साथ साथ पूरे 100 नंबर जो क्वेश्चन आप लोगों का पार्ट ही का आने वाला है उसके लिए मैं 11 सेट अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए 12वां नंबर सेट आप लोग के बीच चल रहा है विथ कंसेप्ट। और आप लोग क्लास अगर कर लेते हैं तो पूरे के पूरे मैं कंसेप्ट को दूंगा जो हमारे पास है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करता हूँ और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बहुत देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, वर्ग के विकर्ण किस कोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और मोस्टली फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक वर्ग बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कोण के बारे में अविकर्ण। तो सबसे पहले वर्ग में विकर्ण, तो देखिए वर्ग में हम लोग सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे वर्ग में विकर्ण कितना होता है। सबसे पहले वर्ग के विकर्ण के निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करें एन कॉम्बिनेशन 2 माइनस एन करेंगे। क्लियर है। अब देखिए वर्ग में कुल साइड की संख्या होता है 4, तो 4 दे देंगे, 4 कॉम्बिनेशन 2 माइनस एन की संख्या 4 है। और आप लोग सॉल्व कीजिए तो 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो 4 मल्टीप्लाई 3 इंटू 1/2 करेंगे -4 करेंगे। यानी इस तरीके से अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो 6 में से 4 गया यानी कि 2। यानी कि ऑलरेडी आप लोग विकर्ण निकालेगा तो विकर्ण कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ तक तो हम लोग सीख गए हैं। या फिर एक और मैं फार्मूला बताना चाहता हूँ, इस फार्मूला से आप लोग बना सकते हैं n(n-3/2)। ये होता है नंबर ऑफ डायगोनल का फार्मूला होता है, ये भी होता है। और कॉम्बिनेशन से भी आप लोग बना सकते हैं, जो अच्छा लगे दोनों बना सकते हैं। क्लियर है। अब बाई चांस आप लोग को बनाना, देखिए सबसे पहले एक विकर्ण बनाते हैं। तो देखिए ये विकर्ण हो गया। अब इसमें लोग डायगोनल कितना खींचेंगे, 2 खींचेंगे। तो देखिए एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया। ऑलमोस्टली देख सकते हैं ये कितना डिग्री पे मिल रहा है, 90 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी क्लिक कीजिए, यानी कि 90 डिग्री पे एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दीर्घवृत्त के बड़े व्यास का नाम क्या होता है। ऑलमोस्टली सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक वृत्त खींचेंगे। तो देखिए एक होता है हॉरिजॉन्टल वृत्त, एक होता है वर्टिकल। तो हम लोग ये बनाए हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल उसे कहते हैं जिसमें एक्स वाई होता है। क्लियर है। अब ये आप लोग को मान लीजिए एम एन है, यानी एक होता है मेजर पार्ट, एक होता है माइनर पार्ट्स। तो देखिए जिसमें मेजर एक्सिस बड़ा होता है यानी जिसका डायमीटर बड़ा होता है उसे बोलते हैं मेजर एक्सिस, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। ऐसे हम लोग टोटल बोलते हैं 2a। क्या बोलते हैं, 2a को हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। वही आप लोग को देख सकते हैं वर्टिकल में ये बी यानी कि 2b को हम लोग बोलते हैं माइनर एक्सिस बोलते हैं। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं इलिप्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स इलिप्स के बारे में 2 एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं जो आप लोग के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इलिप्स का इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे। तो इलिप्स का जो फार्मूला होता है, देखिए x² / a² होता है, x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब इसका एरिया का निकालेगा तो पाई ए बी आता है। क्या होता है, पाई ए बी आता है। क्लियर है। और इसका इंसेंट्रिसिटी का जो वैल्यू होता है लेस देन 1 आता है। क्या होता है, लेस देन 1 होता है। इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, एक वस्तु के 3 दृश्यों में कुछ ऊर्ध्वाधर तथा कुछ सतहीय यानी कि एक्सियल सरफेस है, तो वस्तु का क्षैतिज सतह क्या होगा। यानी कि फ्रेंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, यू हैव टू फाइंड क्षैतिज सतह यानी कि हॉरिजॉन्टल। तो देख सकते हैं कितना 1 2 3 4। ऑलमोस्टली इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो इस टाइप्स के क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग खुद से देख लीजिएगा। वैसे मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है। चलिए अब देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया। क्या लिख रहा है, कुछ टी वाई है। चलिए मान लीजिए कुछ टी को मान लीजिए कुछ टी वाई है। उसके बाद अगर आप लोग देख रहे हैं लिख रहे हैं यहाँ पे सभी वाई जेड है, तो ऑलमोस्टली सभी वाई को हम लोग क्या करेंगे, जेड लिखेंगे। अब देखिए कुछ जेड वाई नहीं है तो कुछ जेड वाई तो है, तो पहला कैंसिल कर देंगे। कुछ जेड टी है तो देखिए कुछ जेड टी है, तो ऑलमोस्टली सेकंड सही होगा, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 आप लोग का सही होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोग का आई होप आप लोग बना लिए होंगे। तो देखिए ये आप लोग का सीरीज का क्वेश्चन है 16 8 24 फिर 36 18 लिख रहा। हम इसमें एक ट्रिक बताते हैं, चाहते हैं ट्रिक नहीं, इसका जो रूल होता है सबसे पहले देखिए 8 को 2 से गुना कीजिएगा तो 16 आएगा, और 8 को 3 से गुना कीजिएगा तो 24 आएगा। जस्ट लाइक सेम आप लोग को यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, किसको 2 से गुना कीजिएगा तो 24 आएगा, 3 से गुना कीजिएगा तो 36 आएगा। ऑलमोस्टली 12 को अगर आप लोग 2 से गुना करते तो क्या आएगा, 24 आएगा, और 3 से गुना किए तो 36 आएगा। तो ऑलमोस्टली हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे वो हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स के पे हमने 12 करेंगे। क्लियर है। तो ये रहेगा। क्लियर है। राइट आंसर आप लोग का इस टाइप से कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, 8 शिक्षक जतीन, अभि, गोपाल, हीना, ईशा, रोहित, काजल और लीला एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं।
अभी हीना के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, रोहित हीना के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, गोपाल जतिन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, रोहित जतिन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, काजल ईसा के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है, अभी के दाईं ओर से कौन बैठा है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड देखिए, जब भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन होगा सबसे पहले इसमें देखिए डायरेक्शन क्या है, केंद्र के बाहर है, तो केंद्र के बाहर यानी कि आप लोग को इस स्टेप से चलना पड़ेगा। क्लियर है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल 8 लोगों को बैठाएंगे। तो देखिए ये 2 लोग बैठ गया, 2 2 4 हो गया, फिर ये 6 हो गया, इस टाइप से 8 लोगों को बैठाइए। क्लियर है। और हम लोग देखेंगे किस टाइप से बैठाना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा जब भी बनाता हूँ तो लास्ट से बनाना स्टार्ट करता हूँ। देखिए काजल ईसा के बाईं ओर से तीसरा जगह पर बैठा है। मान लीजिए कि ईसा को, काजल को बोला ना ईसा के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठाना। फिर बोला रोहित जतिन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा, तो मान लीजिए कि रोहित को आगे बैठाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए जतिन है, तो जतिन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन होगा, रोहित, तो मान लीजिए रोहित हो गया। क्लियर है। अब सेकेंड कंडीशन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, तो यहाँ पर लिख रहा देखिए गोपाल जतिन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, तो गोपाल जतिन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। ऑलमोस्टली देखिए गोपाल जो होगा जतिन के दूसरे स्थान पे आ गया, यानी कि यहाँ से आ गया। फिर देखिए फिर पीछे जाएंगे, रोहित हीना के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे है, यानी ये जो रोहित है ना हीना के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे है, तो हीना लेंगे। तो ऑलमोस्टली आप लोग हीना लिखिए, तो यहाँ लिखिए अब हीना के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे रोहित आ गया। क्लियर है। यानी कि आप लोग देखिए इसके अकॉर्डिंग दाईं ओर से तीसरे स्थान पे रोहित आ गया। फिर क्या लिख रहा है आप लोग का, मैं पीछे से ही बनाता हूँ। अभी हीना के बाईं ओर से दूसरा स्थान पे है, अभी हीना के बाईं ओर से दूसरा स्थान पे है। ऑलमोस्टली यहाँ से हम लोग बाईं ओर दूसरे स्थान पे बोल रहा ना, हाँ, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी को खींच देंगे, अभी आ गया। अब लास्ट क्या बोल रहा, हाँ बस इसी टाइप से बोल रहा है। क्लियर है। इसमें लास्ट हम लोग को एक बोल रहा था सबसे लास्ट में, काजल ईसा के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है, तो ऑलमोस्टली हम लोग क्या करेंगे, काजल बच गया, तो काजल को लोग बताएंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ पे काजल को लिए हैं, तो काजल के बारे में आप लोगों को लिख रहा है काजल ईसा के बाईं, ईसा के बाईं ओर से, तो ऑलमोस्टली हम लोग ईसा को यहाँ पे लिखेंगे, यानी ईसा को हम लोग इस टाइप से लिखेंगे। क्लियर है। तो आप लोगों को क्वेश्चन लिख रहा है अभी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो अभी, तो अभी ये हो गया, अभी के ठीक दाईं ओर, तो मैक्सिमम देखिए तो गोपाल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गोपाल, तो राइट आंसर आएगा गोपाल, यानी ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। तो इस टाइप से प्रोसेस को अपना सकते हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8 क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने ये रहा। देखिए कुछ रिमोट टावर है, कुछ टावर सिंगल है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, टावर है, तो ऑलमोस्टली सबसे पहले जो कॉमन है उसे बीच में करेंगे। देखिए कुछ टावर को सबसे पहले मान लेंगे रिमोट, या रिमोट ला लिए, और कुछ टावर को सिंगल मान लेंगे। तो इस टाइप से कीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं फ्रेंड थोड़ा सा लास्ट में बता दूंगा, इसके लिए थोड़ा कुछ ज़्यादा पेज चला जाएगा, इसलिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव भी है, उस बिंदु पर स्थित क्यू कूलम आवेश में स्थित ऊर्जा क्या होगी। ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे, सबसे पहले भी का फॉर्मूला क्या होता है, W/Q लिखते हैं, W/Q लिखते हैं। इसी के अकॉर्डिंग W का फॉर्मूला निकालिएगा, तो V क्रॉस क्या कीजिएगा, Q लिखिएगा, तो राइट आंसर लिखिएगा V क्रॉस Q, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं विद्युत ऊर्जा का। सबसे पहले याद रखिए फ्रेंड, विद्युत ऊर्जा का जो ऐसा मात्रक होता है वह किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। इसका वैल्यू होता है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। इस चीज को याद रखिएगा। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिए, किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र जो होता है वह शून्य होता है। ये क्वेश्चन पूछता है किसी खोखले विद्युत चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का वैल्यू क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा शून्य होता है। क्लियर है। चलिए इसके साथ साथ बातें करना चाहते हैं विद्युत विभव का, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे विद्युत विभव का ऐसे मात्रा होता है वोल्ट होता है। क्या होता है, ये वोल्ट होता है। चलिए एक होता है विद्युत धारिता, तो विद्युत धारिता को बोलते हैं सी का फॉर्मूला है Q/V, यानी कि कूलम प्रति वोल्ट, और इसी को हम लोग बोलते हैं फैराड। क्या बोलते हैं, फैराड बोलते हैं। क्लियर है। और ऑलमोस्टली फ्रेंड आप लोग पढ़े होंगे एक फैराड का वैल्यू होता है 96500 कूलम। ये आप लोग का यहाँ से इतना ऑपरेशन में कर दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 न्यूटन प्रति कूलम तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में 5 कूलम धन आवेश पर बल आरोपित करें। ऑलमोस्टली सबसे पहले हम लोग को पढ़े होंगे, देखिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला होता है ई, तो ई का अगर हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले याद है विद्युत क्षेत्र जो तीव्रता एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसका फॉर्मूला लिखिएगा, तो आप लोग को F/Q करना पड़ेगा, F/Q। ऑलमोस्टली आप लोग देख सकते हैं यहाँ से आप लोगों को क्या निकालना, बल, तो F = अगर लिखते हैं तो ई गुना क्या लिखे Q। तो देखिए ई का वैल्यू लिख रहा था आप लोग के सामने 25 लिख रहा था, तो 25 लिख देंगे, और Q का वैल्यू आप लोग भी 5 कूलम लिख रहा, तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125 न्यूटन आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी को काफी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब विद्युत क्षेत्र कैसी राशि, एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी होती है।
चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा, एक निश्चित लंबाई के एल्युमिनियम के तार को खींचकर उसका व्यास आधा कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। सिंपल वे में देखिए इस टाइप्स के क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग याद रखिए प्रतिरोध जो होता है यानी रेजिस्टेंस होता है ना, ये आप लोग का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जो आप लोग का डायमीटर होता है उसका 4 टाइम्स होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए 4 टाइम्स होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में। तो आप लोग को इसी के रिगार्डिंग आप लोग को बनाना पड़ेगा। तो देखिए उसके व्यास को आधा कर दिया था, व्यास को क्या करते हैं आधा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग बनाएगा तो देखिए ये फार्मूला हो जाएगा आर क्रॉस डी पर पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे व्यास को हम लोग आधा करते हैं, ऑलमोस्टली व्यास को हम लोग आधा करेंगे तो देखिए डी होता था d/2 था, तो इसको हम लोग आधा कर देंगे। तो आधा कर दिए तो इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो अब यहाँ से सॉल्व कीजिए तो सिंपल हम लोग आर कर देंगे इंटू डी पर पावर 4 होगा। अब यहाँ सॉल्व किए तो डी पर पावर तो आपका 4 आ गया और 2 पर पावर 4, तो 2 पर पावर 4 का जो वैल्यू होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 16, क्या होगा ये 16। तो 16 आप लोग को ऑलमोस्टली ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से कैंसिलेशन कीजिए तो ऑलमोस्टली देखिए सबसे पहले आर को कैंसिल कर डी पर पावर 2 डी पर 4 कैंसिल हो गया। तो आप लोग देखिएगा तो 16 गुना आ जाएगा। कितना गुना आएगा तो सिंपल में आप लोग 16 गुना कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए इसके साथ साथ याद रखिएगा फ्रेंड प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध धारा के प्रवाह के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। इसका एस आई मात्रा यानी आर का फॉर्मूला होता है V बटा आई होता है, यानी कि वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर यानी वोल्ट प्रति एम्पियर को हम लोग बोलते हैं ओम बोलते हैं, क्या बोलते हैं ओम। तो इसका एस आई मात्रा होता है ओम होता है, क्लियर है। अब प्रतिरोध को मापने वाले यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं ओम मीटर। इस चीज़ को भी आप लोग काफ़ी अच्छे से याद कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, गर्म करने पर एक्सटेंशन क्या होता है। ऑलमोस्टली हमेशा बता देते हैं आप लोगों को, गर्म करने पर किसी विस्तार से पदार्थ का घनत्व क्या होता है घट जाता है, तो डेंसिटी क्या होता है घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है, याद रखिएगा। अब देखिए गर्म करने पर पदार्थ का आयतन, अगर वही बातें करना चाहते हैं वॉल्यूम का, तो देखिए वॉल्यूम जो होता है ये अब गर्म करने पर किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होता है ये इंक्रीज करता है, क्या करता है ये इंक्रीज करता है, क्लियर है। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज करता है इसका डेंसिटी क्या होगा ये डिक्रीज कर देगा। अब क्यों करेगा ऑलमोस्टली आप लोग जानते हैं, देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, यानी कि देखिए वॉल्यूम देखिए ये दोनों के बीच अपोजिट रिलेशन है, तो जस्ट लाइक सेम आप लोग को समझ सकते हैं, क्लियर है। और सबसे अधिक घनत्व जो होता है वह ऑस्मियम का होता है, किसका होता है ऑस्मियम का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करें। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप लोगों को क्वेश्चन लिख रहा है वेग और समय का, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड वेग समय ग्राफ अगर निकालते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये वेग होता है और ये आप लोग का समय होता है। ये मान लीजिए वेग निकाले हैं और ये आप लोग का भी समय यानी टी है, तो इसके अंदर क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है। देखिए मान लीजिए ये आप लोग का स्टेप से हुआ और यहाँ से एक मान लीजिए ये पार्ट्स है, क्लियर। तो यहाँ पे जो क्षेत्र निरूपित करता है इसे हम लोग बोलते हैं स्लोप के लिए, क्या बोलते हैं ये स्लोप के भाग को देता है। ऑलमोस्टली इसका जो राइट आंसर होगा विस्थापन होगा, क्या होगा ये विस्थापन। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, एक क्रिकेट के गेंद को ऊपर फेंकने पर यह 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, तो गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा। ऑलमोस्टली फ्रेंड जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग देखिए गति का तीसरा नियम का यूज किए, v² होता है ऊपर जा रहा तो माइनस कर लीजिएगा 2gh, क्लियर है। अब याद रखिए v का वैल्यू हमेशा जब भी ऊपर फेंकते हैं तो वह 0 होता है, तो 0 बराबर लिखेंगे u² माइनस 2gh। तो यहाँ से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मोस्टली आप लोग को वैल्यू निकालना प्रारंभिक वेग का, तो u का वैल्यू निकालेगा तो u² का वैल्यू आएगा 2gh आएगा, तो हमें निकालना केवल u का, तो स्क्वायर को हम लोग क्या करें अंडर रूट ले देंगे 2gh। और आप लोग सॉल्व कीजिए तो यहाँ से मैं फार्मूला निकाल दिया, u बराबर क्या निकालें तो अंडर रूट 2gh, तो 2 कर दिया। g का वैल्यू ऑलमोस्टली जानते हैं g का 10 होता है और h का वैल्यू 5 मीटर लिख रहा, तो आप लोग सॉल्व कीजिए। तो 5 दूनी 10 को 10 से गुना किए तो 100 आएगा, 100 किसका वर्गमूल होता है 10 का, तो 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन से मैं आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ, सुनते जाएगा। सबसे पहले याद रखिएगा तय की गई अधिकतम ऊंचाई का बोलेगा तो इसका फॉर्मूला h के लिए होता है u²/2g होता है, u²/2g होता है। वही आप लोग को उल्डेन कार बोलेगा यानी टाइम ऑफ पीरियड बोलेगा ना, तो t के लिए फॉर्मूला होता है 2u/g होता है, 2u/g होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, क्लियर है। और h ऊंचाई से गिरने पर वस्तु का जो वेग होता है यानी v का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2gh होता है। ये सारे फार्मूला को एक जगह पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपये है, बिक्री के दौरान 20% और 15% का सिल्वर दो छूटें दी गई, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना। होपफुली आप लोग बना लिए होंगे। सबसे पहले आप लोग देखिए 20% छूट देते हैं, तो 20% को अगर हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो ऑलमोस्टली आप लोग बनाएंगे तो 1/5 आ रहा। उसी में 15% निकालेगा तो ऑलमोस्टली आप लोग को 3/20 आएगा। अब यहाँ से आप लोग को छूट देना, क्या देना, छूट देना, डिस्काउंट देना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए बेसिक प्राइस 5 था, 5 से हम लोग 4 कर दिए। उसी प्रकार देखिए 20 से हम लोग क्या कर दिए, 3 घटा देंगे, 17 कर दिए। अब देखिए यानी 100 रुपये का वैल्यू आप लोग का यहाँ पे 68 आ रहा। आप लोग देख सकते हैं 100 रुपये का वैल्यू जो आप लोग के बीच में लिख रहा है, ये 100 का जो वैल्यू लिख रहा है कितना लिख रहा है, 1800 लिख रहा। तो आप लोग देख सकते हैं कितना से मल्टीप्लाई है, 18 से है। तो हम लोग इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 68 को भी हम लोग 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑलरेडी आप लोग मल्टीप्लाई किए तो 1224 आ जाएगा, यानी कि 1224 रुपये इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा तो 1224, यानी ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये लिख रहा है आप लोग के बीच में, देखिए कुछ वस्तुओं को उसके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया है। इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेचा गया और दूसरी वस्तु को 20 अंकित मूल्य पर 10% की हानि लेकर बेचा गया, तो कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे, आप लोग का लागत मूल्य नहीं पता तो हम लोग सबसे पहले मानना कि वस्तु का लागत मूल्य या फिर क्रय मूल्य ऑलमोस्टली 100 रुपये मान लीजिएगा। तो अंकित मूल्य जो ना 25% ऊपर करते हैं, तो होपफुली इसका अंकित मूल्य निकालेंगे 125 रुपये होगा। अब देखिए इस तरह की वस्तुओं को यहाँ अब लिख रहा ना, एक दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की हानि पर देकर बेचा गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दो वस्तुओं का क्रय मूल्य निकालेंगे। तो देखिए दो वस्तुओं का अगर क्रय मूल्य निकालेंगे तो पहला का क्रय मूल्य 100 था, तो दूसरा का भी क्रय मूल्य क्या होगा, 100 होगा। तो यहाँ पे निकालेंगे तो 200 रुपये आ गया, यानी दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना आ गया, 200 रुपये आ गया। और हम लोग क्या निकालें, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो सिंपल वे में देखिएगा आप लोग कंडीशन लिख रहा, पहला अगर आप लोग देखेंगे तो पहला आप लिख रहे हैं 20% लाभ पर बेच रहे हैं और दूसरा पर 20% पे हानि पे बेच रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑलमोस्टली आप लोग बनाए होंगे। देखिए सबसे पहले अंकित मूल्य के अकॉर्डिंग देखिए, तो अंकित मूल्य को पहला बोल रहा 20% के लाभ पर कर रहा है, तो पहला हम लोग करेंगे सेकेंड, यानी यही अंकित मूल्य पर लोग क्या करें 10% हानि कर रहा है, यानी 90/100 करेंगे। अब अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड्स अगर दोनों को सॉल्व करते हैं वैल्यू को, तो आप लोग का जो वैल्यू आएगा यह 262 रुपये 50 पैसा आएगा, 262 रुपये 50 आएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो फ्रेंड इसका सीपी यानी दो वस्तुओं का सीपी हम लोग लिखे थे, कितना रुपए लिए थे, 200 रुपया। और उसी प्रकार दो वस्तुओं को हम लोग एसपी अगर निकालते हैं ऑलमोस्टली निकाल लिए होंगे 262 रुपये 5 पैसा बचेगा। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग को लाभ देखना है, तो ऑलमोस्टली देखिए लाभ निकालेगा तो आप लोग के बीच में आएगा 62 रुपये 5 पैसा। क्लियर है। तो आप लोग को निकालना लाभ परसेंट। तो आप लोग क्या करें, लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ कितना है 62.5 और सीपी कितना था, तो 200 था, इंटू 100 कीजिएगा। तो अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे, सॉल्व तो किए ही होंगे, तो इसका वैल्यू आ गया 31.25 आएगा, यानी कि 31.25% इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर जाएगा तो 31.25 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी को काफी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 20% कम कर दी जाए और इसकी ऊंचाई 60% बढ़ा दी जाए तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए आर को डबल टाइम्स दे दे, 20% त्रिज्या था तो इसका बेसिक वैल्यू निकालेंगे, यानी कि निकालेगा तो 1/5 आएगा। उसी प्रकार देखिए यानी कि अगर आप लोग देखिएगा तो हाइट, तो हाइट लिखा था 60%, तो इसको भी हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पे तोड़िए तो 3/5 आ रहा है। क्लियर। अब आप लोग के सामने मैं बताना चाहता हूँ, देखिए पाई को हम लोग क्या कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको इग्नोर कर दें। रेट देखिए रेडियस आप लोग को 2 बार हो रहा नहीं है, तो हम लोग इसका बेसिक वैल्यू था 5, अब ये क्या करें घट, तो 5 में से घटाएंगे 4 आएगा, डबल टाइम्स घटा था तो 5 से 4 कर देंगे। उसी प्रकार इसका ऊंचाई देख रहे हैं तो 5 में 3 बढ़ यानी 8 हो गया। अब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 5 × 5 = 25, 125 यानी 125 आ गया। 4 को 4 से गुना किया 16, 16 को अगर 8 से गुना करते हैं तो 16 को अगर हम लोग 8 से गुना करेंगे फ्रेंड्स तो क्या बचेगा, मैं खुद भूल गया हूँ। तो 16 को अगर 8 से गुना करें तो 8 × 6 = 48 हो गया, सॉरी 8 × 6 = 48 होता ना, हाँ 8 कर देंगे। अब 8 × 4 यानी 128 आ गया। क्या आ गया, 128 आ गया। यानी कि देखिए ये प्रॉफिट हो रहा, तो प्रॉफिट जो हम लोग देखेंगे यानी कि 3 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, कितने रेस्पेक्ट में, तो 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 125 रुपये के बीच में, इंटू 100 करेंगे। अब आप लोग सॉल्व कीजिए, 25 × 100 होता है, 25 × 5 = 125, तो 4 × 3 = 12, तो 12/5 आप लोग का आंसर आएगा। अगर आप लोग इसको निकालिएगा तो 2.4 आएगा जो कि इंक्रीज कर रहा था, तो राइट आंसर 2.4% इंक्रीज करेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो काफी अच्छे से सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग का बोर्ड मास का तरीका है फ्रेंड। सबसे पहले इसमें आप लोग रैंकलिंग को सॉल्व कीजिएगा। क्लियर है। तो अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो काफी इजी क्वेश्चन है, 17/30 आप लोग का ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कीजिएगा।
एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, मैथ्स का क्वेश्चन है। तो एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 10,755 रुपये और 6 वर्षों में 12,510 रुपये हो जाती है। तो 85 रुपये पर पहले वाली ब्याज दर की दुगनी ब्याज पर 4.2/5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 6 वर्ष का अमाउंट कितना लिख रहा था, तो ऑलमोस्टली देख सकते हैं 12,510 लिख रहा था। फिर उसी प्रकार 3 वर्ष का अगर आप लोग देखेंगे अमाउंट कितना लिख रहा था, 10,755 लिख रहा था। क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 3 वर्ष का निकालेंगे। तो 3 वर्ष का अगर निकालिएगा तो दोनों का डिफरेंस निकाले तो 1755 आएगा, यानी कि 1755 आएगा। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए 3 वर्ष का कितना आ गया, 1755 रुपया। क्लियर है। तो यानी कि यहाँ से हम लोग अब मूलधन निकालने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स मूलधन अगर आप लोग निकालते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1755 में से हम लोग क्या करेंगे, 1755 को घटा देंगे। तो ऑलमोस्टली इसका मूलधन निकालेगा तो कितना आ जाएगा, 9,000 रुपये आएगा। कितना आएगा, 9,000 रुपये आएगा। और हम लोग को क्या निकालना था, रेट निकालना था। रेट का फॉर्मूला निकलेंगे सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट। ऑलमोस्टली देखे तो सिंपल इंटरेस्ट निकाले थे 1755 इंटू 100 कर देंगे। और प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल में कितना लाया था, 9,000, तो 9,000 ले देंगे। और टाइम कितना था, 3 वर्ष था। तो इसके अकॉर्डिंग निकालेगा तो रेट आप लोग का 6.5% आएगा। कितना आएगा, 6.5। लेकिन आप लोग को क्वेश्चन लिखा है दर को दुगनी, देखिए दर को दुगनी कर दिया जाए। तो देखिए 6.5 यानी न्यू रेट निकालना है, यानी न्यू रेट निकालना है। तो 6.5 को 2 से गुना करेंगे तो 13% आएगा। कितना आएगा, 13%। तो अब बोल रहा ब्याज दर पर दुगनी ब्याज पर 4.2/5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। तो फ्रेंड देखिए सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना है तो हम लोग ऑलरेडी देखेंगे 8500 रुपये में। तो हम लोग 8500 रुपये आप लोग का प्रिंसिपल हो गया। रेट क्या लिखा, 4.2/5। तो 4 × 5 = 20 2 22। तो यहाँ पे लिख देंगे 22/5 ले देंगे। ऑलमोस्टली यहाँ पे 100 कर देंगे। और रेट कितने कहेंगे, 13%। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व किए तो 4,862 रुपये आएगा। कितना आएगा, 4,862 रुपये आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 4,862 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न ठोस को दिए गए असंपूर्ण और पार्श्व दृश्य से पहचाने। तो फ्रेंड देखिए आप लोग को क्वेश्चन लिख रहा है पार्श्व दृश्य से पहचानना और सम्मुख से निकालना है। तो पहला देखिए फ्रंट व्यू लिख रहा है, फिर साइड व्यू लिख रहा है। क्लियर है। तो एक और नहीं लिख रहा, ये है। तो हम लोग को अगर इसको सॉल्व करना है तो बोल रहा आप लोग को निकालना है। तो इसका टॉप व्यू, तो इसका अगर आप लोग टॉप व्यू भी अगर निकालते हैं तो क्या निकला, गोल ही बन जाएगा ना। तो ऑलमोस्टली आप लोग का गोल है कहीं, यानी कि सर्कल जैसा है, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए देख सकते हैं ड्राइंग में प्रोजेक्शन एक ठोस गोले का है। क्लियर है। और गोले का साइड व्यू या फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू दोनों एक ही वृत्त के रूप में प्राप्त होगा। तो इसलिए क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई वर्ग एचपी के लंबवत और वीपी के समांतर है तो उसका शीर्ष दृश्य यानी वर्टेक्स व्यू क्या होगा। ऑलमोस्टली फ्रेंड देखिए जब भी कोई वर्ग, देखिए आप लोग पढ़े भी होंगे, जब कोई वर्ग एचपी के लंबवत और वीपी के समांतर है तो उसका शीर्ष व्यू क्या होगा, एक आयत जैसा होगा। क्या होगा, ये एक आयत जैसा होगा। तो राइट आंसर एक रेखा के जैसा होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट लिख रहा ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज को क्या कहते हैं। होपफुली आप लोग लिख लिए होंगे। तो याद रखिएगा ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज को एबोनी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एबोनी कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। याद रखिए एबोनी एज पर T² चलाया था। एबोनी एज पर क्या चलाते हैं, T² चलाता है। इसके साथ साथ याद रखिएगा मुख्य ड्राइंग से विमांकन रेखा की जो मिनिमम दूरी होती है, ये क्वेश्चन पूछता है तो 8 mm होता है। क्वेश्चन पूछता है मुख्य रेखा से डायमेंशन दूरी, विमांकन रेखा की मिनिमम दूरी क्या होता है, तो 8 mm होता है। क्लियर है। तो इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सारे जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सब क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स कुछ मैं एक्स्ट्रा और फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। क्लियर है। देखिए एक होता है सीधी लाइन। तो हमेशा याद रखना सीधी लाइन अगर पूछेगा तो उसको लाइन कैसे करते हैं। तो देखिए मान लीजिए सीधी लाइन XY, तो हमेशा याद रखिए दोनों में हम लोग लास्ट में डॉट देते हैं। ये तरीका होता है सीधी लाइन को दर्शाने के लिए। ये सारी क्वेश्चन में काफ़ी लोग फंस जाते हैं। क्लियर है। चलिए अब याद रखिएगा मोटी रेखा जो होता है वो मध्यम रेखा की 1.5 गुना होता है। ये भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन मोटी रेखा मध्यम रेखा की कितना गुना होता है, 1.5 गुना होता है। क्लियर है। ये सारे क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जहाँ पे लोग फंस जाते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर T² का ड्राइंग T² होता है उसे बोलते हैं एबोनी एज। क्या बोलते हैं, एबोनी, जो कि मैं आप लोग को बता दिया हूँ। क्लियर है। चलिए और याद रखिएगा जो एबोनी होता है, क्वेश्चन आता है एबोनी जो होता है किस लकड़ी का बना होता है। तो ऑलमोस्टली आप लोग को मैं बताया था
एबोनी जो होता है वो आबनूस की लकड़ी की बना होता है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का पूछा था। तो एबोनी जो होता है वो आबनूस लकड़ी की बना होता है। क्लियर है। चलिए अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखिए ये क्वेश्चन हो गया ना। हाँ देखिए, निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 में से एक निश्चित प्रकार की समानता है, तो एक असंगत को चुनना है। होपफुली आप लोग अगर देखिएगा तो इसमें ऑप्शन नंबर बी देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए सबसे डिफर है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का डिफर हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन ये रहा। देखिए इसमें आप लोग को बताना कौन एक असमानता, गला, नाक, कान, आँख। तो फ्रेंड्स इसमें अगर देखिएगा तो देखिए आँख, नाक, कान ये आप लोग का सेंस ऑर्गन होता है, लेकिन गला आप लोग का सेंस ऑर्गन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिएगा। देखिए इस चीज़ को अगर आप लोग बनाते हैं तो आप लोग ऑलमोस्टली सॉल्व किए होंगे। तो 45 2 47 हो गया, 47 3 50 हो गया, फिर हम लोग 5 जोड़ दें यानी 50 5 55। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कीजिएगा। अब देखिए 27 नंबर को अगर सॉल्व किए होंगे 6 11 33। तो पहला इसको क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा क्या होगा। क्लियर है, आप लोग के लिए होमवर्क है ये। देखते हैं नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता और एक असंगत है। तो देखिए विरोधाभास, प्रमाणित, रहस्यमय, ये ऑलमोस्टली देखिए आप लोग पढ़े होंगे। तो ये सारे जो शब्द होता है फ्रेंड एक जैसा होता है, लेकिन देखिए सॉरी विरोधाभास, पहेली और रहस्यमय एक जैसा शब्द होता है, लेकिन प्रमाणित जो होता है एक प्रकार का सिद्ध करने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धात्विक तार की प्रतिरोधकता रो है, धात्विक तार की लंबाई को 2 गुना कर देने पर नई प्रतिरोधकता क्या होगा। ऑलमोस्टली फ्रेंड देखिए इसके लिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले एक धात्विक तार की प्रतिरोधकता रो है, धात्विक तार की लंबाई को 2 गुना कर देने पे क्या होगे। सबसे पहले याद रखिएगा हम लोग जानते हैं रो का फार्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इनटू एरिया। क्या होता है, रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ होता है। क्लियर है। अब इसी के अकॉर्डिंग बोल रहा लंबाई को 2 गुना कर दें, तो ऑलमोस्टली देखिए ये है। अब आप लोग को ए लिख दें। क्लियर, इसका लंबाई को 2 गुना कर दें यानी 2 गुना कर दी है, तो नया प्रतिरोधकता क्या होगी। तो ये तो आप लोग का जो नया प्रतिरोधकता बोल रहा ना, एक रो है तो धातु तो यहाँ पे नई प्रतिरोधकता के बारे में बोल रहा। तो फ्रेंड्स देखिए नई लंबाई को बोल रहा, तो देखिए लंबाई को अगर यहाँ पे क्वेश्चन लंबाई के लिए बोल रहा ना, तो देखिए ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े भी होंगे किसी तार की धात्विकता रो है तो धात्विक तार की लंबाई को 2 गुना करने पर नई प्रतिरोधकता भी क्या होगा, रो ही होगा। तो यानी कि राइट आंसर रो होगा। क्या होगा, रो ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब इसका फुल फॉर्म देखिए, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले याद रखिए प्रतिरोधकता को रो से लिखते हैं। क्लियर, इसका फार्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाई क्या कहते हैं, लेंथ करते हैं। अब इसका क्षेत्रफल यानी एस आई, रो रेजिस्टेंस का ओम होता है, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या होता है मीटर। दोनों को कैंसिलेशन कीजिए तो राइट आंसर क्या है, ओम मीटर। क्या है फ्रेंड, ओम मीटर। तो ओम मीटर इसका यूनिट होता है। क्लियर है। चलिए इसके साथ साथ याद करिएगा, बातें करना चाहते हैं कुछ चालक का। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा चालक सबसे ज़्यादा जो प्रतिरोधकता होता है वह कुचालक का होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है, कुचालक का, यानी इंसुलेटर का प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद बात करना चाहते हैं फिर सेमी कंडक्टर का होता है, फिर सबसे कम होता है कंडक्टर का। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। किसी कार पर चलती हुई एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखा गया गेंद का मार्ग कैसा होगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा अगर आप लोग देखेंगे तो एक प्रकार का परवलय होता है, यानी कि पैराबोला होता है। क्लियर है, पैराबोला। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, तो ऑलमोस्टली पढ़ेंगे वाई स्क्वायर बाय 4ax होता है। क्लियर है। और भी इसमें होता है एक्स स्क्वायर बाय 4ay भी लिख सकते हैं, फिर माइनस में भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, तो देखिए किसी पिंड का वेग समरूप उस समय कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों अपवर्तित हो। तो ऑप्शन नंबर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखें विस्थापन या समय का अनुपात ही वेग के मान को देता है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे वेग के बारे में, ऑलमोस्टली पढ़े भी होंगे। तो वेग का जो फार्मूला होता है विस्थापन बटा समय होता है, विस्थापन बटा समय होता है, विस्थापन बटा समय होता है। क्लियर है। ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे। और विस्थापन कैसे होता था, मीटर, और समय का होता है सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड वेग का ऐसा ही मात्रक होता है। क्लियर है। और वेग एक प्रकार का सदिश राशि होता है। अगर बात ही करना चाहते देखिए वेग का फार्मूला, तो भी का फार्मूला क्या लिखवाएं मैं, मीटर प्रति सेकंड। इसका डायमेंशनल सूत्र अगर आता है तो देखिए मीटर को हम लोग लेंथ में मापते हैं और समय को क्या होता है टी में। तो यहाँ पे लिखिएगा तो एम तो नहीं, तो एम नॉट कर देंगे, एल रहने देंगे, टी क्या होगा -1 होगा। तो इस टाइप से आप लोग इसका डायमेंशनल सूत्र भी निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वायुमंडल में उपस्थित ओजोन गैस जो होती है सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है। तो राइट आंसर कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है।
चलिए याद रखिए, ओजोन गैस 20 किलोमीटर की मोटाई से समताप मंडल में सबसे ऊपरी भाग में है। इसके साथ साथ याद रखिएगा, ओजोन का सूत्र क्या होता है, ऑलमोस्टली पढ़ेंगे O3 होता है। क्लियर है। और ओजोन परत का जो खोज किया था, देखिए क्वेश्चन आता, ओजोन परत की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो इसकी खोज जो किया गया था चार्ल्स फैब्री के द्वारा किया गया था, चार्ल्स फैब्री के द्वारा किया गया था। क्लियर है। और याद रखिएगा, ओजोन ओजोन संरक्षण की बचाव के लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जो कि फ्रेंड 16 सितंबर को हुआ था, 16 सितंबर 1987 को हुआ था, 1987 को हुआ था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होती है। ऑलमोस्टली फ्रेंड देखिए, इकोलॉजिकल सिस्टम एक प्रकार का जैविक भू वैज्ञानिक प्रणाली होती है। तो राइट आंसर देखिएगा, तो भू वैज्ञानिक प्रणाली, तो ऑप्शन नंबर जाइए, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिवस से। सबसे पहले याद रखिए, हमेशा 5 जून को, प्रत्येक 5 जून को मनाते हैं हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्लियर है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष को 5 जून को मिलाते हैं। क्लियर है। और याद रखिएगा, प्रथम पर्यावरण विश्व स्तरीय सम्मेलन जो हुआ था 1974 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये भी जानना पड़ेगा। तो ये स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था। क्लियर है। और वैसे इसमें और कुछ वैसा, हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस हो गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे 22 मार्च को कौन दिवस मनाते हैं, तो 22 मार्च को अपना जल दिवस मनाते हैं। वही 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस मनाते हैं, और 22 मार्च को मनाते हैं जैव विविधता दिवस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एमई पृथ्वी का द्रव्यमान तथा आरई इसकी त्रिज्या है, तो गुरुत्वीय त्वरण एवं गुरुत्वाकर्षण नियतांक का अनुपात क्या होगा। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा एमई, देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी देखिए एमई यानी मास ऑफ अर्थ कीजिएगा बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर कर दे, ये होता फार्मूला। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने चाह रहा हूँ, जी का वैल्यू। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो बता रहा हूँ जी का, देखिए ये जी का वैल्यू हर जगह पे चेंज होते रहता है। क्लियर है। सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे अधिकतम की बात करना चाहते हैं। देखिए सबसे अधिकतम जो होता है वह पोल पे होता है। कितना होता है पोल पे, जो आप लोग जी का वैल्यू लेते हैं 9.8 जो लेते हैं ना, उसका एग्जैक्टली जो वैल्यू होता है 9, रुकिए 1 मिनट, इसका जो एग्जैक्टली जो वैल्यू होता है 9.81 होता है। क्या होता है फ्रेंड, 9.81 होता है। क्लियर है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ, इसका जो विषुवत रेखा पे जो वैल्यू होता है, यानी विषुवत रेखा पे भी इसका वैल्यू चेंज होता है। तो विषुवत रेखा पे क्वेश्चन आता है इसका वैल्यू कितना होता है, तो ऑलमोस्टली मैं पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स 1 मिनट यार, यहाँ पे हेलो हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रहा क्या ये। जी बिल्कुल फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन था, इसलिए मैं थोड़ा सा डिले किया हूँ। कहाँ गया क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ यहाँ पे ध्यान देखिए। सबसे पहले याद रखिए, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, इसके बारे में 3 कंडीशन होता है। सबसे पहले देखिए जी का वैल्यू मैं बता रहा हूँ, इसको आप लोग इसको आप लोग क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। मैं पहली बार बोल रहा हूँ किसी चीज़ को स्क्रीनशॉट करने के लिए। देखिए जी का वैल्यू सबसे पहले कहाँ के बारे में बता रहा हूँ, तो ऑलमोस्टली देखिए जी का वैल्यू हम लोग पोल के बारे में बता रहा हूँ। पोल पे सबसे अधिकतम होता है, तो इसमें जो वैल्यू होता है 9.832 होता है। इस चीज़ को आगे सबसे पहले लिख दीजिए। क्लियर है। उसके बाद बातें करना चाहते हैं इक्वेटर पे, यानी कि विषुवत रेखा पे, तो इस पे जो वैल्यू होता है 9.780 होता है, 9.780 होता है। उसके बाद वही बातें करना चाहते हैं पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर जो जी का वैल्यू होता है 9.8 तो होता है, लेकिन अंतरिक्ष पे अगर जो बात करना चाहते हैं, तो अगर अंतरिक्ष पे इसका वैल्यू जो होता है वह 0 होता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा, अंतरिक्ष पे कितना होता है, 0 होता है। क्लियर है। तो इस चीज़ को आप लोग काफ़ी अच्छे से याद कर सकते हैं। क्लियर है। और अर्थ पे कितना होता है, 9.8 होता है। ये सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए जो लोग 9.8 लिखते हैं वो पोल का वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं फ्रेंड, पोल का वैल्यू लेते हैं। और इसके साथ साथ आप लोग हमेशा इस पॉइंट को याद रखिएगा, ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है। कितना होता है, ये अधिक होता है। क्लियर है। और कितना होता है वो भी मैं डिस्कस कर दिया हूँ। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, दिख रहा, चित्रानुसार भार का मान ज्ञात करें। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग भार का मान निकाल सकते हैं 35 नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले देखेंगे इसमें इफर्ट्स कितना है। देखिए आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सबसे पहले पी का वैल्यू देखेंगे, तो ऑलमोस्टली देख सकते हैं पी का वैल्यू 15 न्यूटन लिख रहा है। क्लियर है। अब देखिए हम लोग देखें आलम, यानी ये आपको आलम है, आलम से लेके शक्ति का दूरी यानी कि देखेंगे तो 225 सेंटीमीटर है। क्लियर है। और आलम से देखेंगे भार की दूरी यानी कि 50 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, टॉर्क का सिद्धांत यानी कि अघूर्ण का सिद्धांत लेंगे। ऑलमोस्टली आप लोग पढ़ेंगे अघूर्ण के सिद्धांत के अनुसार लेते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आयास लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आयास गुना, हम लोग लिखेंगे आयास गुना आयास भुजा। देखिए आयास भुजा लिख दें। क्लियर है। बराबर लिखते हैं भार, क्या लिखते हैं फ्रेंड, भार गुना भार भुजा लिखते हैं, भार गुना भार भुजा। तो ऑलमोस्टली देखिए सबसे पहले मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सीखिएगा। सबसे पहले आप लोग देखिएगा आयास, तो फ्रेंड्स अगर आयास का देखिएगा तो आयास का वैल्यू कितना लिख रहा है, 15 न्यूटन, तो मैं 15 लिख दिया हूँ। क्लियर है। उसके बाद आप लोग को आयास भुजा लिखना पड़ेगा। तो ऑलमोस्टली देख सकते हैं
कितना लिखा 225 लिखा, तो मैं 225 लिख दिया हूँ। फिर आप लोग को भार लिखना पड़ेगा, तो भार तो आप लोग को निकालना था, तो हम लोग भार का भार रहने दिए, यानी डब्ल्यू कर दिए, क्लियर है। इनटू भार भुजा निकालना है, तो ऑलमोस्टली भार भुजा का वैल्यू कितना लिखा है 50 लिखा है, तो हम लोग 50 ले देंगे और आप लोग सॉल्व कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो W का जो वैल्यू आएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 25 गुना क्या करें, सॉरी 15 गुना 225 करेंगे बट्टा 50 करेंगे, तो अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो 67.5 न्यूटन आएगा। तो इस टाइप से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आघूर्ण के सिद्धांत से, क्लियर है। तो ये होता है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं बताया हूँ, इसका फार्मूला भी आप लोग याद कर लेंगे, आयास गुना आयास भुजा बराबर भार गुना भार भुजा, यानी कि देखिए ये 15 को हम लोग आगे 225 से गुना कर देंगे, फिर ये 50 है तो 50 को हम लोग क्या करेंगे W से गुना कर देंगे, तो यहाँ W बराबर डायरेक्टली क्या करेंगे 225 गुना क्या करेंगे 15 बाई जो 15 गुना में था उसमें भागा में कर देंगे। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो 67.5 आप लोग का न्यूटन आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया था, क्लियर है। चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया 36 का, 36 को सॉल्व कीजिएगा, बोर्ड मास है तो 93/160 आएगा आंसर। चलिए और फ्रेंड 37 नंबर क्वेश्चन जा रहे हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, थोड़ा सपोर्ट कीजिए मुझे भी, ताकि मैं पूरे एनर्जी से आप लोग को पढ़ा सकूं। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें बोलिए। देखिए कंटेंट तो आप लोग के पास भी होगा, लेकिन मैं सॉल्यूशन देखिए मैं एक्सप्लेन जो करता हूँ बीच में, आप लोग का जो यूजफुल जो नॉलेज है उसी को मैं विस्तार से बताता हूँ, क्लियर है। तो चलिए एक बेलन की त्रिज्या 8/पाई सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन 448 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बेलन का आयतन का हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसका वैल्यू लिखा है 448, तो हम लोग क्या करेंगे पाई है पाई ले देंगे आर स्क्वायर, तो ऑलमोस्टली देखेंगे आर का वैल्यू लिख रहा है 8/पाई लिख रहा, तो इसका वैल्यू लिखें 8/पाई। अब एच, तो एच आप लोग को निकालना, अब आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, अब देखिए सॉल्व कीजिए, तो ये h यानी कि देखिए 8 का पहाड़ में 448 जो है 8 × 5 = 40, 8 × 6 यानी 56 बार में, फिर 8 का पहाड़ में 56 आएगा 7 बार में, तो यहाँ 7 बराबर आएगा पाई, तो पाई का वैल्यू था 22/60, तो यहाँ 22 कर देंगे ऊपर 7 कर देंगे इंटू एच कीजिए, 7 कट गया, तो ऑलमोस्टली देख सकते हैं एच का वैल्यू कितना आ रहा है 22 सेंटीमीटर, तो राइट आंसर जो आएगा 22 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये। रत्नेश और विनीत बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हैं, और रत्नेश पहले दिन काम शुरू करता है, संपूर्ण काम 54.3/4 दिनों में पूरा हो जाता है। यदि रत्नेश अकेले उस काम को 48 दिनों में पूरा कर सकता है, तो विनीत अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले बारी बारी का क्वेश्चन है, तो देखिए टोटल संपूर्ण काम कितना है 54.3/4 है, तो देखिए आप लोग को थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़े, एक रत्नेश है और एक विनीत है, क्लियर है। तो काम पहले स्टार्ट कौन कर रहा है, रत्नेश, याद रखिएगा। सबसे पहले मान लीजिए 54 काम के लिए, तो 54 काम जब है तो ये 27 रत्नेश करेगा और 27 कौन करेगा, ये विनीत करेगा, क्लियर है। 54 आ गया, लेकिन देख रहे हैं 3/4 एक्स्ट्रा काम आ गया, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग को पता है जो पहले काम स्टार्ट करे वही अगला दिन करेगा ना, तो यहाँ पे इसका पूर्णांक अगर निकालेगा तो रत्नेश द्वारा किया गया कार्य जो होगा 27.3/4 होगा, 27.3/4। अगर आप लोग इसको फ्रैक्शन वैल्यू को तोड़ते हैं तो देखिए 111/4 आएगा, क्या आएगा 111/4 आएगा, क्लियर। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब विनीत कितना कार्य कर रहा है 27 दिन में विनीत को लग रहा समय, क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा रत्नेश अकेले, देखिए यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिए, रत्नेश को अकेले उस काम को करने में 48 दिन लगता है, क्या लगता है 48 दिन लगता है, क्लियर है। तो रत्नेश को पूरा काम करने में कितना दिन लगता है 48 दिन लगता है, तो इस काम कितना करें 111.4, तो हम लोग क्या करेंगे देखिए 111.4 दिनों में किया गया कार्य निकालेंगे, तो सबसे पहले 111/4 करेंगे और टोटल किससे मल्टीप्लाई करेंगे 48 से कीजिएगा, क्लियर है। सॉरी 48 तो आप लोग का ऊपर चला जाएगा ना ये, तो ऑलमोस्टली इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए आप लोग को इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे, सॉरी यहीं पे रहेगा ना ये, तो आप लोग सॉल्व करिए। देखिए 3 का पहाड़ा में अगर 111 आता है 37 बार में, 3 का पहाड़ा में 16 बार में आता है, तो यहाँ से सॉल्व किया तो 37/64 आ गया, 37/64 आ गया, क्लियर है। तो हम लोग को निकालना, यानी कि यहाँ के 37 नहीं आएगा 27 होगा, हाँ यहाँ पे आ गया आप लोग का 37/64 आ गया, क्लियर है। और हम लोग इसका शेष भाग निकालेंगे, यानी कि शेष भाग निकालिए तो ऑलमोस्टली 64 में से 27 को हटाएंगे, कितना आ जाएगा 27/24 आ गया, 27/64 आ गया, क्लियर है। तो हम लोग निकालेंगे 27/64 कार्य को विनीत के द्वारा किया गया समय, तो विनीत का देखेंगे तो 64 था, तो हम लोग इसको 64 से अगर गुना करेंगे तो मोस्टली फ्रेंड्स कितना आएगा 27 दिन आएगा, क्या आएगा 27 दिन आएगा। तो अब हम लोग क्या निकालना था पूरा करने में लगा समय, तो देखिए 27
27 था, हम लोग को यहाँ पे कार्य कितना था 64/27 आता, तो इससे गुना कर देंगे। तो देखिए 27 को 27 से कैंसिल कर देंगे तो राइट आंसर कितना है 64। तो 64 दिन इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर अगर देखिएगा तो है ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करिए। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 540 मीटर है और वह एक दूसरे को 54 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। सबसे पहले आप लोग को जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग को बोला, देखिए प्रत्येक की लंबाई 540 है, तो हम लोग कुल इसका सबसे पहले चाल निकाल रहे हैं। चाल रहा कुल दूरी बटा समय, तो 540 प्लस 540 यानी कि दोनों का हो गया, कुल समय लिख रहा है 54 सेकंड से 54 से, यानी कि अगर सॉल्व कीजिए तो 1080 का वैल्यू लिख बटा कितना लिखेंगे 54, तो भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 20 मीटर प्रति सेकंड आएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड आएगा, क्लियर है। तो बोला प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल, तो फ्रेंड एक का आया था 20 मीटर प्रति सेकंड, तो दो का तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी को क्लिक कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए बी सी तीन छात्र है, ए को बी से 25% अधिक अंक और सी को 10% कम अंक मिलते हैं, बी को 324 अंक मिले तो सी को कितने अंक मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप लोग देखिए बी का अंक कितना था 324 था, क्लियर है। अब ऑलमोस्टली आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, लिख रहा ए को बी से 25% अधिक मिलता, तो ए को बी से 25% अधिक, तो हम लोग क्या करेंगे 324 का 25% अधिक निकालेंगे, यानी कि 125/100 निकालेगा। तो फ्रेंड इसको निकालेगा तो 405 आ रहा है, कितना आ रहा है 405। इसी प्रकार हम लोग बी के लिए निकालेंगे, तो बी के लिए अगर निकालते हैं तो देखिए 324 था, तो 324 को क्या करेंगे 10% कम करता है, तो हम क्या लिख रहा सी को, और सी को 10% कम अंक मिलता है, तो सी को 10% कम अंक मिलता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 10% कम मिलता है यानी ए से, तो हम लोग 405 से, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है देखिएगा, तो फ्रेंड हम लोग ए से निकालेंगे, तो देखिए इसको आगे मैं कैंसिल कर दिया हूँ, तो हम लोग क्या करेंगे 405 से ही निकालना है। अरे हो जाना भाई, देखिएगा थोड़ा सा मैं जो बता रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स अब हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा, बिल्कुल। अब देखिए यानी कि हम लोग को बी का जो सी का अंक निकालना था, तो सी के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सी को अंक के लिए क्या करेंगे, जो 405 था इससे क्या है 10% कम है, तो 10 कर देंगे गुना 100 कर देंगे। अगर आप लोग इस प्रकार सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 450 आएगा, कितना आएगा 450। तो बोला सी को कितने अंक मिले, तो ऑप्शन नंबर सी यानी 450 क्लिक कर सकते हैं। इंपीरियल साइज की ड्राइंग शीट की माप क्या होता है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा इंपीरियल साइज किसे कहते हैं। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे और आप लोग को भी रिकॉल नहीं होगा। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए एक होता है A0 होता है, एक होता है A1 होता है, एक होता है A2 होता है, फिर एक होता है A3 होता है, फिर एक होता है A4 होता है। ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े भी होंगे, क्लियर है। तो हमेशा याद रखिएगा इंपीरियल, तो इंपीरियल जो हम लोग बोलते हैं A2 के साइज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं A2 को बोलते हैं, तो इंपीरियल A2 को बोलते हैं। अब इसका साइज जो हम लोग निकालते हैं तो ऑलमोस्टली आप लोग जानते हैं कितना आएगा। तो पहला के लिए अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या लिखते हैं 841 गुना 1189 लिखते हैं, क्लियर है। उसके बाद हम लोग इसमें जाते हैं तो इसका हाफ करते हैं, यानी 5 लिखते हैं, 597 गुना 841 लिखते हैं, क्लियर है। उसके बाद अगर हम लिखते हैं तो 841 का हाफ कीजिएगा तो ऑलमोस्टली 841 नहीं, हाँ तो यहाँ पे 497, हाँ 420 आ जाएगा इंटू 597 आएगा, क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को बोल रहा था कि इसका इंपीरियल साइज के बारे में, तो इंपीरियल साइज का जो वैल्यू होता है याद रखिएगा, इसमें गलत में बोल रहा, इंपीरियल साइज का वैल्यू फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग का ये होता है 762 गुना 500, 762 नहीं ये गलत है, 7 इंपीरियल साइज की ड्राइंग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्लियर है। इसे A2 के साइज भी कहते हैं, क्लियर है। चलिए और D2 ड्राइंग बोर्ड को इंपीरियल बोर्ड कहते हैं, क्लियर है। अब बातें करना चाहते हैं A1 को, तो A1 को बोलते हैं डबल एलिफेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं डबल एलिफेंट बोलते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके साथ साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा A0 को क्या बोलते हैं, तो A0 को बोलते हैं एंटीक्वेरियम बोलते हैं, A1 को बोलते हैं डबल एलिफेंट, A2 को बोलते हैं हम लोग इंपीरियल, फिर A3 को बोलते हैं हाफ इंपीरियल और A4 को बोलते हैं क्वार्टर इंपीरियल, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटलाइन खींचने के लिए इस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग क्या आता है। सबसे पहले फिर आउटलाइन के लिए बोला ना, तो हमेशा याद रखिएगा आउटलाइन खींचने के लिए हम लोग एच ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। बातें करना चाहते हैं एच का, तो H4 होता है हार्ड, क्या होता है फ्रेंड हार्ड। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एच से लेकर 9S तक की जो ग्रेड मिलती है, जैसे जैसे नंबर बढ़ता है पेंसिल हार्ड होते जाती है, क्लियर है। देखिए एच में क्या होता है आप लोग का हार्ड होता है, याद रखिएगा। और सबसे हार्ड जो होता है वो 9H होता है। सबसे हार्ड क्या होता है, देखिए सबसे हार्ड होता है 9H
मैच होता है। क्लियर है। अब देखिए बातें करना चाहते हैं आप लोग का बी ग्रेड का, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड बी ग्रेड की पेंसिल नर्म होता है। याद रखिए बी ग्रेड की जो पेंसिल होती है वह नर्म होती है। क्या होता है, ये नर्म होती है। क्लियर है। और एच बी ग्रेड की पेंसिल देखिए, एक होता है एच बी ग्रेड का, तो याद रखिए एच बी ग्रेड की पेंसिल मीडियम सॉफ्ट की होता है। क्या होता है, ये मीडियम सॉफ्ट की होता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। और सबसे नर्म की बात करते हैं तो 7B सबसे नर्म होता है। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ इटैलिक इस डिग्री को कोण पर झुकाया जाता है। सबसे पहले इटैलिक, तो फ्रेंड्स याद रखें इटैलिक अक्षरों को 15 डिग्री के कोण पर झुकाया जाता है। कितना डिग्री पे झुकाया जाता है, 15 डिग्री। तो ऑलमोस्टली अपना ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। याद रखिएगा इटैलिक, तो इटैलिक जो होता है देखिए, मान लो कि मैं लिखता हूँ ये ए लिख दिया हूँ, बी लिख दिया हूँ, सी, तो देखिए थोड़ा सा जो झुका के जिससे मैं लिखता हूँ, झुका के जो मैं लिखता हूँ उसे बोलते हैं इटैलिक, यानी कि झुके हुए अक्षरों को इटैलिक बोलते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा अक्षरों का जो मानक ऊंचाई होता है √2 के प्रोग्रेसिव अनुपात का होता है, यानी कि अगर आप लोग वैल्यू भी निकालेगा तो आई थिंक 0.86 के होता है। क्लियर है। चलिए अब मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ लेटर के बारे में। सबसे पहले याद रखिएगा सिंगल स्ट्रोक जो देखिए यहाँ पे एक होता है इटैलिक, तो देखिए इटैलिक जो होता है कितना डिग्री पे जो होते हैं, 15 डिग्री पे। क्लियर है। वही बातें करना चाहे सिंगल स्ट्रोक अक्षर, तो सिंगल स्ट्रोक जो अक्षर होता है वो 90 डिग्री पर लिखे जाते हैं। कितना डिग्री पे लिखे जाते हैं, 90 डिग्री पे। इसके साथ साथ याद रखिएगा सामान्यतः इंजीनियरिंग ड्राइंग में कुल 4 प्रकार के अक्षर शैली का प्रयोग होता है, 4 प्रकार के। इसके लिए मैं देखिए इसके लिए मैं याद किया था, गर्ल याद किया था। क्या याद किया था, गर्ल, GIRL याद कर लिए, GIRL। देखिए G4 होता है गोथिक। क्या होता है फ्रेंड, ऑलमोस्टली पढ़े होंगे गोथिक होता है, गोथिक होता है। I4 होता है इटैलिक। क्या होता है फ्रेंड, ETALIC होता है। R4 क्या होता है, रोमन होता है। क्या होता है फ्रेंड, रोमन होता है। L यानी लेटर होता है, लेकिन इसको हम मानते हैं टेक्स्ट। क्या बोलते हैं, टेक्स्ट ये होता है। क्लियर है। ये होता है आप लोगों का। क्लियर है। चलिए इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब आगे नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा तो सारी चीज़ को जो अगर कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं बता दूंगा क्या होता है। क्लियर है। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ कुछ गेंद उछलती है, सभी गेंद कंपन करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप लोग को मैं जो बता रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग समझिएगा, मैं सारे के सारे आप लोग को बता दूंगा। तो फ्रेंड देखिए मैं यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा मैं 3 चीज़ बता रहा हूँ। एक यहाँ पे सबसे पहले देखिए मोटी रेखा की लंबाई पूछता है, तो ऑलमोस्टली पढ़ेंगे मोटी रेखा की जो लंबाई होता है 0.5 mm होता है। कितना, 0.5 mm होता है। वही बातें करना चाहते हैं मध्यम रेखा का, तो ऑलमोस्टली आप लोग पढ़ेंगे मध्यम रेखा की जो लंबाई होती है वह 0.3 mm होता है। क्या होता है, 0.3 mm होती है। वही बातें करना चाहते हैं पतली रेखा का, तो पतली रेखा की जो लंबाई होता है याद रखिए 0.2 mm होता है। ये तीनों चीज़ को आप लोग एक जगह पे काफ़ी अच्छे से नोट कर लीजिए आगे। क्लियर है। तो मोटी है तो 0.5 mm, मध्यम है तो 0.3, अब पतली है तो 0.2 mm करते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ देखिए इसमें मैं आप लोग को देखिए जो लेटर था उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ। सबसे पहले मैं बातें करना चाहता हूँ देखिए मोटी पतली रेखा, तो जो मोटी पतली रेखा होता है देखिए मैं बता देता हूँ। मोटी पतली हो गया ना, एक मिनट, सॉरी। देखिए एक होता है मोटी पतली रेखा, तो फ्रेंड्स याद रखिए मोटी पतली रेखा को हम लोग, पहला क्वेश्चन आता है मोटी पतली, हाँ, तो मोटी पतली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इससे हम लोग बोलते हैं रोमन लाइन। क्या बोलते हैं, रोमन लाइन। क्लियर है। उसके बाद अगर समान मोटाई का देखिए अगर एक जैसा मोटाई का है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल, वेरी गुड। तो समान मोटाई का जो होता है उसे बोलते हैं गोथिक। क्या बोलते हैं, गोथिक रेखा बोलते हैं। क्लियर है। और भाई जो झुकी हुई होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, झुकी हुई को हम लोग बोलते हैं इटैलिक बोलते हैं। ये आप लोग को मैं बता दिया हूँ। क्लियर है। इसके साथ साथ जो टेक्स्ट वाला होता है वह जर्मन होती है। यहाँ से आप लोग को मैं फिर से याद करवा देता हूँ, याद करिए। जो मोटी पतली लाइन होता है उसे बोलते हैं रोमन। क्या बोलते हैं, रोमन। और जो समान मोटाई के लिए होता है वह गोथिक कहलाता है, और जो झुकी होता है वह इटैलिक कहलाता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में ये आ गया, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग आ चुके हैं 44 में। तो 44 नंबर आप लोग के बीच क्वेश्चन क्या लिख रहा है देखते हैं, उसी के बाद मैं बताऊंगा। तो क्वेश्चन लिख रहा है कुछ गेंद उछलती है, सभी गेंद कंपन करती है। तो फ्रेंड देखिए मैं मान लेता हूँ कुछ गेंद है ये, देखिए कुछ गेंद क्या है, ये कंपन करती है, ये भी लिख रहा। फिर कुछ गेंद उछलती है, तो देखिए ऑप्शन लिख रहा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यह तर्क है कि गेंद उछलती नहीं है, वो भी कंपन करते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सही है। जो गेंद उछलती नहीं है जरूरी है कि कंपन करें, गलत हो जाएगा। तो केवल 1 निष्कर्ष सही होगा। इस चीज़ को खुद से बनाइएगा। क्लियर है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो 46 नंबर क्वेश्चन ये रहा, विषम को आप लोग देख लीजिएगा। गुजरात गांधीनगर, तो फ्रेंड गुजरात का राजधानी गांधीनगर है, तो हरियाणा का क्या होता है, चंडीगढ़। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा, यानी 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
अगला, ये समय देखिए मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है। सबसे पहले याद रखिए, कोई वस्तु अगर मुक्त रूप से गिरता है तो मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड जो है भारहीनता की स्थिति में होता है, यानी भारहीनता होते हैं। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, न्यूटन के शीतलन नियम का पुनः पालन होता है जब वस्तु एवं, तो क्या लिख रहा है, वस्तु एवं तापमान के बीच तापांतर क्या होता है। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, न्यूटन के शीतलन नियम का पूर्ण पालन तब होता है जब वस्तु तथा वस्तु के वायुमंडल का जो तापमान होता है 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। 10 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, ये कम होता है। तो ऑप्शन है ऑलमोस्टली देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। याद रखिएगा 10 डिग्री तापमान से कम होना चाहिए। क्लियर है, चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, यदि एक वस्तु का ताप 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो इसका तापमान सेंटीग्रेड में क्या होगा। होपफुली देखिए सेंटीग्रेड में निकालना है तो सेल्सियस का इक्वेशन क्या होता है, C/5 कीजिएगा, और फ़ारेनहाइट का क्या होता है F-32 बाई क्या कीजिए 9। और आप लोग को देखिए यहाँ पे पुट करना है, सबसे पहले C/5 कीजिएगा। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट का वैल्यू लिखा है 140, तो 140 में से 32 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 108 आएगा। तो 108 को ना 9 से डिवाइड करेंगे, और मोस्टली फ्रेंड्स अगर 9 को आप लोग 108 से डिवाइड करते हैं तो ये आप लोग का 12 बार में आएगा। 12 को 5 से गुना कीजिए 60 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 60 डिग्री इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चलती हुई बस से उतरने वाला कोई यात्री बस की गति की दिशा में गिरता है, बस की गति की दिशा में गिरता है तो यह किसके लिए है। तो फ्रेंड देखिए, जब भी चलती हुई बस से उतरते वाली यात्री बस की गति की दिशा में गिरती है तो वह याद रखिए गति के जड़त्व का उदाहरण, गति के जड़त्व का, यानी ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए, इसके साथ साथ याद रखिए जड़त्व जो होता है वह द्रव्यमान के समानुपाती होती है। क्लियर है, चलिए, और न्यूटन के प्रथम गति नियम से ही हम लोग को बल का परिभाषा मिलता है। क्लियर है, चलिए, निम्न विभवांतर की प्रत्यवर्ती धारा को उच्च विभवांतर की प्रत्यवर्ती तार में बदलने के लिए क्या होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा हमेशा के लिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर, इसको हम बोलते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। देखिए बोला, निम्न विभवांतर की प्रत्यवर्ती धारा को उच्च विभवांतर के प्रत्यवर्ती धारा में बदलने वाले प्रयुक्त को क्या बोलते हैं। ऑलमोस्टली आप लोग पढ़ेंगे तो इसे हम लोग बोलते हैं ऊंचाई वारंवार, यानी स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो बातें करना चाहते हैं स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में। तो फ्रेंड्स आप लोग अपना इलेक्ट्रीशियन में अगर पढ़े भी होंगे तो देखिए, और मेरा क्लास को देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मैं इस चीज़ को भी बता रहा हूँ। देखिए स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर होता क्या, देखिए सबसे पहले स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है, देखिए जो वोल्टेज को क्या करता है, स्टेप ऑफ, देखिए स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या करता है, ये देखिए वोल्टेज को हाई वोल्टेज स्टेप अप है ना, तो इसमें वोल्टेज क्या होता है, अधिक होता है, करंट क्या होता है, लो होता है। इस स्टेप से आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है, यानी कि अब इसमें ऊंचाई ट्रांसफर, हाँ, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, लो वोल्टेज की अल्टरनेटिंग करंट को उच्च वोल्टेज की में बदलने का कार्य करता है। यानी कि जो लो वोल्टेज होता है ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है। कौन बदलता है, तो ऑलमोस्टली स्टेप अप ट्रांसफार्मर करता है। क्लियर है, और स्टेप डाउन क्या करता है, हाई को लो में करता है। इस स्टेप से आप लोग पढ़े होंगे। क्लियर है, इसके साथ साथ याद रखिएगा जो आप लोग का स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर होता है इसमें जो कॉइल की संख्या होता है सेकेंडरी कॉइल की संख्या कंपेरिजन टू प्राइमरी कॉइल में अधिक होता है। क्लियर है, इसके साथ साथ याद रखिएगा ये इसमें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो ट्रांसफार्मर जो कार्य करता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। किसी एक समान वृत्तीय गति में दो, क्या लिख रहा फ्रेंड्स, क्वेश्चन आज दिख नहीं रहा बढ़िया से, तो लिख रहा किसी एक समान वृत्तीय गति में का क्षेत्र सदिश एवं त्वरण सदिश इस पर संबंधित होते हैं। तो ये क्वेश्चन को मुझे पता ही नहीं चला, वैसे इसका राइट आंसर होगा एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा, सॉरी, जो भी जीरोक्स मेरे पास आया आज दिख नहीं रहा, इसलिए मैं मिस्टेक हो रहा, सॉरी। अगला है ये, देखिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 2700, क्या लिखा, शायद 2700 रुपया हो जाती है, तो 3 वर्षों में 3150 रुपये हो जाती है। तो दर निकालना, देखिए सबसे पहले हम 1 वर्ष का निकालेंगे। ऑलमोस्टली देखिए 3 वर्ष का कितना लिखा, 3150 लिखा था। क्लियर है, और 2 वर्ष का जो लिख रहा है आप लोग के सामने 2700 मान लिए, अगर होगा तो सही है तो सॉल्व कीजिए। तो 1 वर्ष का निकालिएगा तो 05 यहाँ पे निकालिएगा तो 4 आ गया, यानी 450 रुपये आ गया। क्लियर है, हम लोग को निकालना है सबसे पहले 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए अगर निकालिए तो इसको 2 से गुना कीजिए, कितना आएगा, 900। तो हम लोग क्या करेंगे 2700 में फ्रेंड्स, 2700 में 900 को अगर हटाएंगे तो आप लोग का ये क्या आ जाएगा, राशि आ जाएगा, 1800 आ गया। तो हम लोग को निकालना था दर, तो ऑलमोस्टली दर का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट में कितना लाया था, 450 लाया था को, और इसका पी का वैल्यू कितना था, 1800 था। क्लियर है, इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, ऑलमोस्टली सॉल्व किया तो 25% इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो गया। ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 है, 6 वर्षों बाद ए की आयु क्या लिखा, 2:5 है, शायद 2:5
क्या लिख रहा फ्रेंड, ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा मिस है लिखा हुआ, सॉरी। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं मेरे पास इसका क्वेश्चन है, सॉरी। देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि साइन ए बराबर 1/2 है और ए और बी अनुपूरक कोण है तो साइन ए माइनस बी का कोण क्या होगा? सबसे पहले देखिए साइन ए माइनस बी, ये क्वेश्चन अच्छा है तो देखिए साइन लिखिएगा ए माइनस, सॉरी साइन ए लिखना नहीं है, हाँ। तो देखिए साइन ए यानी एंगल ए का वैल्यू लिख रहा है 1/2 लिख रहा, तो आप लोग को सॉल्व करना होगा। सिंपल में आप लोग लिखिए साइन ए लिखिए। अब ऑलमोस्टली आप लोग को पता है साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, ऑलमोस्टली 30 का होता है। तो हम लिखें ए का वैल्यू अगर देखिए 30 डिग्री आ गया, क्या आ गया? 30 डिग्री आ गया। अब बोला ए और बी अनुपूरक कोण है, ऑलमोस्टली अनुपूरक कोण उसे कहते हैं जिसको दोनों को जोड़ने पर 90 आता है। तो देखिए ए प्लस बी को जोड़ने पर अगर 90 आ रहा है तो उसे अनुपूरक बोलेंगे। ऑलमोस्टली देख सकते हैं ए का वैल्यू 30 था तो बी का वैल्यू क्या आएगा? आप लोग के सामने 60 आएगा, क्या आएगा? बी का वैल्यू 60 आएगा। और हमें निकालना था साइन ए माइनस बी। तो देखिए कहाँ गया भाई, हाँ साइन ए माइनस बी निकालना था। तो देखिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, ऑलमोस्टली पढ़े भी होंगे। साइन निकालना ए माइनस बी निकालना, क्लियर है? तो देखिए साइन लिख देंगे ए, तो ए का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे 30 डिग्री था, अब बी का वैल्यू कितना था 60 था, तो यहाँ पे निकाल गया। तो साइन आ रहा है -30 आ रहा है -30, तो साइन -30 का वैल्यू कितना होगा? -1/2 ऑप्शन है। तो ऑलमोस्टली देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन है, 58 नंबर। चलिए इसमें सही है, तो ये वेन डायग्राम को क्वेश्चन को स्किप करता हूँ। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 36 से विभाज्य होगा? तो देखिए 60 नंबर क्वेश्चन बोला कौन सी संख्या 36 से विभाज्य होगा। तो देखिए सबसे पहले इसका ट्रिक ये है, 36 लिखिए, दो ऐसा संख्या बताए जिससे ये, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ 9 और 4 का यूज किए, यानी 9 और 4, यानी जो संख्या 9 और 4 से कट जाता है वही आप लोग का 36 से कटेगा, क्लियर है? तो ऑलमोस्टली अगर आप लोग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आंसर, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग जानते हैं 9 के लिए कंडीशन क्या होता है? सारे का सब 9 से डिविजिबल होना चाहिए, और 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट आप लोग का 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए हम लोग मान लीजिए इसको करते हैं, तो देखिए 9 से सॉल्व होगा तो 2 + 9 11 हो गया, 11 × 4 15 हो गया, 15 × 1 16 हो गया, 16 × 2 18, ऑलमोस्टली 18 9 से कटता है, इसलिए आप लोग का ये सही हो गया। यानी देख सकते 12 भी 4 से कटता है। चलिए पेंसिल का नोक में मुख्य संगठन कौन से होते हैं? ऑलमोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, पेंसिल के नोक में मुख्य संगठन जो होता है वह ग्रेफाइट एवं क्ले का प्रयोग करते हैं। ग्रेफाइट एवं क्ले का, तो ऑप्शन है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है? चलिए याद रखिएगा पेंसिल का जो लीड होता है ग्रेफाइट और कालोलाइन से मिलकर बना होता है, क्लियर है? और लीड में जितना काओलाइन की मात्रा अधिक होता है देखिए क्वेश्चन से आता है। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, किसी भी लीड में कालाइन इसको बोलते हैं, वैसे कालो लाइन बोलते हैं, हाँ काओ लाइन बोलते हैं शायद, हाँ। देखिए याद रखिए लीड में जितना काओलाइन की मात्रा अधिक होगी लीड उतना ही हार्ड चलता है। क्या चलता है? ये हार्ड चलता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। यानी कि लीड में जितना कोलाइन की मात्रा था पेंसिल उतना ही हार्ड होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? हार्ड होता है। ऑलमोस्टली आप लोग को पता है 9H वाला सबसे हार्ड होता है, क्योंकि इसमें काओलाइन की मात्रा क्या होता है? अधिक होती है, क्लियर है? चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए फ्रेंड जो पेंसिल होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, शेप कैसा होता है, आप लोग बताइएगा, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, वैसे आप लोग को चलिए नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मिनी ड्राफ्टर की भुजाएं किस कोण पर जुड़ी होती है। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोग वीडियो में जो बताया था देखे होंगे, कुछ मैं पॉइंट्स लेके आता हूँ। हमेशा याद रखिए मिनी ड्राफ्टर की भुजाएं 90 डिग्री कोण पर जुड़ी होती है। 90 डिग्री है ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, 90 डिग्री पर जुड़ी होती है, क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, कौन सा समूह टी स्क्वायर में नहीं होगा? सबसे पहले बातें करना चाहते हैं टी स्क्वायर का। तो देखिए टी स्क्वायर में वही सेट समूह आता है जो कि आप लोग का 15 डिग्री के रेस में आता है, जो 15 से डिविजिबल होता है। तो 45 45 90 ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए देखिएगा तो 15 तो कटेगा लेकिन 76 कैंसिल नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल में ठीक से व्यवहार न करने वाले छात्र अपना और स्कूल का नाम बदनाम करता है। बिल्कुल करता है, ऐसे छात्रों को स्कूल से निकाल देना चाहिए, ये गलत है फ्रेंड, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला, कड़ा अनुशासन छात्रों के व्यवहार को नहीं सुधार सकता। तो यहाँ पे अगर आप बोल रहा है तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग देखिए कथन के अनुसार स्कूल में ठीक से व्यवहार ना करने वाले छात्र अपना और स्कूल का नाम बदनाम करता है, तो ऐसे छात्रों को स्कूल से निकाल देना चाहिए, बल्कि निकाल देना नहीं चाहिए बल्कि ऐसे को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, क्लियर है? और साथ ही साथ बल्कि ये और साथ यानी कि यहाँ पे देखिएगा ना तो निष्कर्ष ना तो 1 करेगा ना ही 2 करेगा, यानी कि दोनों निकाल देना चाहिए। तो फिर निकालना तो नहीं चाहिए, तो निकाल भी नहीं देना चाहिए। कड़ा अनुशासन छात्रों को व्यवहार में सुधार नहीं करता, दोनों गलत है, तो ऑप्शन बी को क्लियर कीजिएगा।
दिए गए चित्र में सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स सीधी रेखाओं की संख्या खींचना आप लोग का। देखिए सबसे पहले 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसके बाद 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9। तो 9 है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कैसा लग रहा फ्रेंड मेरा वीडियो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। देखिए सभी फूल गुच्छे हैं, कोई गुच्छे छड़ी नहीं है, सभी छड़ी वैन है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, सभी फूल। तो मैं मानता हूँ सभी फूल बना रहे। देखिए सारे फूल को मैं बनाऊंगा, सभी फूल को गुच्छे बना दिया हूँ। गुच्छे तो यानी गुच्छे मैं मान लिया। क्लियर है। फिर कोई गुच्छे छड़ी नहीं है, तो कोई भी गुच्छा जो है छड़ी नहीं है, तो मान लो हमारी छड़ी, तो कोई भी गुच्छे छड़ी नहीं है। क्लियर है। फिर बोल रहा सभी छड़ी, सभी छड़ी क्या वैन है, तो सभी छड़ी को मैं वैन मान लिया हूँ। क्लियर है। अब आप लोग बनाइए। तो देखिए पहला बोल रहा, तो पहला फ्रेंड्स लिख रहा सभी गुच्छे फूल हैं, तो सभी गुच्छे, तो ऑलमोस्टली देख सकते हैं सभी गुच्छे फूल नहीं है, सभी सॉरी कुछ बोल रहा ना, तो देखिए कुछ में आ जाएगा, तो पहला सही हो जाएगा। सभी गुच्छे फूल है नहीं, तो सभी सेकंड वाला गलत हो गया। कुछ छड़ी गुच्छे हैं, कुछ छड़ी गुच्छे हैं, तो कुछ छड़ी, छड़ी आपका ये है, गुच्छे ये है। ऑलमोस्टली देख सकते हैं इसके बीच रिलेशन नहीं है, तो कैंसिल कर दीजिए। सभी वैन छड़ी है नहीं, तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा तो केवल ऑप्शन 1 होगा, यानी केवल 1 आप लोग का सही करता था। केवल 1 इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, ये आप लोग का क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन फ्रेंड्स। अगर आप लोग बनाइएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वैसे मैं बताना चाहता हूँ इसका राइट आंसर किया तो दामाद आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कितने त्रिभुज है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग काउंटिंग करते हैं तो राइट आंसर आएगा 15 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विद्युत झटके से के पश्चात कृत्रिम श्वास की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लेटाया जाता है। देखिए विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास की क्रिया में निम्नलिखित में से किस विधि से रोगी को छाती के बल जमीन पर लेटाया जाता है। ऑप्शन लिख रहा सैफर विधि, फिर लिख रहा सिल्वेस्टर विधि, फिर लिख रहा मुख से मुख विधि, फिर कृत्रिम श्वास की विधि से। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, आप लोग को मैं ये ट्रेड में बताया था। तो देखिए इसके लिए याद रखिए, देखिए सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग उस समय जब करते हैं जब पीठ से यानी पीठ के अगर बल बैठाते हैं तो उसमें सिल्वेस्टर का विधि का यूज करते हैं। क्लियर है। और जब पेट के बल यानी कि पेट या छाती के बल करवाते हैं तो उसमें सैफर विधि का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट। तो विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास की क्रिया में सैफर विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है। क्लियर है। चलिए, और सिल्वेस्टर विधि में क्या करते हैं, तो इसमें मैं अभी जस्ट बताया था, तो सिल्वेस्टर विधि में पीठ के बल करते हैं। क्या खींचते हैं, पीठ के बल। क्लियर है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस मात्रा में दबाव के समान एसआई इकाई है। सबसे पहले देखिएगा कार्य, ऑलमोस्टली कार्य कैसे मतलब क्या होता है, जूल होता है। क्लियर है। ऊर्जा वेग, तो ऊर्जा कैसे मतलब होता है, जूल होता है। वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। बातें करना चाहते हैं ऊर्जा का, तो ऊर्जा होता है जूल का, और विस्थापन होता है मीटर का, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए दबाव कैसे मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ, फिर इसका डायमेंशनल भी निकालना सिखा दूंगा। देखिए सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे पी का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। और मोस्टली देखिए फोर्स कैसे मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं पास्कल, जो कि क्वेश्चन में दिए थे। यानी ऑप्शन डी सही हो गया। और हम लोग इसका डायमेंशनल सूत्र निकालते हैं। देखिए सबसे पहले ऑलमोस्टली आप लोग न्यूटन के बारे में पढ़े होंगे। तो देखिए फोर्स का क्या होता है, एम लिखते हैं, MLT -2 लिखते हैं। क्लियर है। अब मीटर स्क्वायर है, तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा मीटर स्क्वायर है तो हम एल का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, ये एम आपका रहेगा एल, तो एल -1 हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो इस टाइप से बनाएगा तो एम एल -1 टी -2 होगा। तो ऑप्शन है ये आप लोग का, ये आप लोग का हो जाए एक प्रकार का डायमेंशनल सूत्र। और दबाव एक प्रकार का अदिश राशि होता है। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिए दबाव जो होता है बल और क्षेत्रफल का अनुपात भी होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। इसका डायमेंशन सूत्र को भी आप लोग लिख लीजिए, एम होता है L -1 T -2। मैं सारे क्वेश्चन को बता रहा हूँ, एकदम इतना बढ़िया से बता रहा हूँ फ्रेंड्स। आप लोग को मुझे नहीं लगता कि दूसरा वीडियो आप लोग के लिए बेटर होगा। चलिए कोई नहीं, आप लोग देखिए, आप लोग का चॉइस है। 4 kg वजन एक वस्तु स्थिर अवस्था में एक निरंतर बल लागू होने पर 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करती है। तो इस बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ऑलमोस्टली फ्रेंड देखिए सबसे पहले आप लोग को बोला 4 kg वजन का एक वस्तु स्थिर अवस्था में, क्या लिख रही है, स्थिर अवस्था में है। इस पर बल लागू होने पर 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करता है। तो देखिए 5 मीटर प्रति सेकंड यानी कि वेग आ रहा है। क्लियर है। तो बोला इस पर किया गया कार्य क्या होगा। तो ऑलमोस्टली देखिए इसमें सबसे पहले याद रखिएगा शुरू में क्या बोला, स्थिर है, तो ऑलमोस्टली यू का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। और लास्ट में भी का वैल्यू कितना लिख रहा, 5 मीटर प्रति सेकंड लिख रहा। और वजन एम कितना लिख रहा था, 4 kg। तो हम लोग क्या करेंगे, कार्य निकालना है। तो हम लोग निकालेंगे
निकालेंगे कार्य यानी कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, तो हम लोग क्या निकालते हैं, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ कर दें एम भी, तो भी स्क्वायर के लिए यहाँ पे लिखे तो भी स्क्वायर माइनस क्या कीजिए यू स्क्वायर कीजिएगा। अब आप लोग सॉल्व कीजिए, तो हाफ कर देंगे मास, मास का वैल्यू देखिए 4 kg था, भी का वैल्यू 5 का स्क्वायर हो गया 5, यू का वैल्यू 0 था। अगर आप लोग सॉल्व करते तो 2 का पाला में 4, 2 बार में 25 दूनी कितना था 50, तो राइट आंसर आएगा 50 जूल। ऑप्शन है बिल्कुल होगा, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कीजिए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न वस्तुओं पर बराबर बल लगाए जाते हैं, वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या होगा। सबसे पहले याद रखिएगा, देखिए सबसे पहले ऑलमोस्टली आप लोग पढ़ेंगे एफ बराबर क्या होता है एम ए होता है, क्या होता है एम ए होता है, क्लियर है। ये बीपीएससी टायर 3.0 का क्वेश्चन है त्वरण। तो देखिए त्वरण निकालेगा तो एक्सलेशन अगर निकालेगा तो ए बराबर क्या लिखेगा एफ बाय एम लिखेगा, एफ बाय एम लिखेगा, यानी कि इसमें जो होता है क्या बोल रहा, विभिन्न वस्तुओं पर बराबर बल लगाए जाते हैं तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या होता है, देखिए एफ बाय एम होगा, यानी कि द्रव्यमानों के व्युत्क्रमानुपात किस क्या हो गया, सॉरी फोर्स बाय, हाँ देखिए द्रव्यमानों के व्युत्क्रमानुपाती होगा, क्लियर है। सॉरी थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर रहा हूँ फ्रेंड, सॉरी। देखिए विभिन्न वस्तुओं पर बराबर बल लगाए जाते हैं, क्लियर है, तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या होता है ए बराबर एफ बाय एम हो रहा, यानी कि द्रव्यमानों को हम देखिए ए बराबर मैं क्या लाया हूँ, थोड़ा सा देखिएगा, ए बराबर मैं क्या लाया हूँ एफ बाय एम लाओ, यानी कि देखिए पहला ऑप्शन वस्तुओं के द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती नहीं, द्रव्यमान के उल्टा हो रहा, तो पहला कैंसिल, वस्तुओं के द्रव्यमानों को व्युत्क्रमण बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्लियर है। बातें करना चाहते हैं त्वरण का, ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे त्वरण, तो त्वरण का सूत्र क्या होता है अभी जस्ट मैं बताया था, तो ए बराबर होता है भी माइनस यू बाय टी होता है, यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, क्लियर है। अब इसका ऐसे ही मात्रक निकालिएगा तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में ये रहा, कोई ठोस जल में नहीं डूबता यदि उसका अपेक्षित घनत्व तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कोई ठोस जल में नहीं डूबता तो उसका अपेक्षित घनत्व तो क्या है। सबसे पहले याद रखिएगा इसमें तीन कंडीशन होता है। सबसे पहले देखिए अपेक्षित घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी आरडी के बारे में मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, जो बता रहा हूँ काफ़ी अच्छा चीज़ में कंसेप्ट दूंगा। तो रिलेटिव डेंसिटी का 3 कंडीशन होता है, ऑलमोस्टली आप पढ़े भी होंगे। सबसे पहले देखिए अगर रिलेटिव डेंसिटी का मान 1 से बड़ा हो, यानी कि अगर 1 से बड़ा होता है तो वस्तु डूब जाता है, वस्तु क्या होता है ये वस्तु डूब जाएगा, याद रखिएगा 1 से ज़्यादा है तो डूब जाएगा। और 1 के बराबर है यानी कि 1 के बराबर, याद रखिएगा 1 के बराबर रहेगा तो वस्तु जो है जल में डूबकर तैरता रहेगा, यानी 1 के बराबर है तो वस्तु जल में डूबकर क्या रहेगा तैरता रहेगा, क्लियर है। और 1 से कम है, देखिए 1 से कम आता है तो 1 से अगर कम रहता है तो वस्तु का कुछ भाग द्रव के ऊपर, यानी कि द्रव के ऊपर, देखिए वस्तु का कुछ भाग द्रव से ऊपर रहकर तैरता रहेगा, ये होता कंडीशन। तो यहाँ पे लिख रहा कोई ठोस जल में नहीं डूबता, तो जब नहीं डूब रहा तो मैं क्या बता, जब नहीं डूब रहा तो क्या होगा, ऑलमोस्टली 1 से कम होगा, तो 1 से कम है, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिए। जब नहीं डूब रहा तो इसका अपेक्षित घनत्व तो क्या होगा 1 से कम होगा। और 1 के बराबर कब रहता है, तो बराबर उसी समय होता है जब वस्तु जल में डूबकर तैरता है, क्लियर है। और 1 से बड़ा अगर होता है तो वस्तु डूब जाता है, क्लियर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए एक यहाँ से एक और कंडीशन जो आप लोगों को देता हूँ, जो आप लोग शायद इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़े भी होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। एक इसमें कंडीशन आता है, याद रखिएगा जब बर्फ पानी में तैरती है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता भी, आप लोग फेस भी करेंगे क्वेश्चन को। जब बर्फ यानी जब आइस जब बर्फ पानी में तैरती है, तो याद रखिए जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसका आयतन का 1/10वां भाग, उसका आयतन का 1/10वां भाग जो होता है वह पानी के ऊपर होता है। देखिए जब भी बर्फ, थोड़ा सा मैं लिख नहीं पाता हूँ, स्मार्ट बोर्ड नहीं है ना, जब भी बर्फ ऊपर तैरता है तो फ्रेंड याद रखिए पानी का 1/10वां भाग, यानी 1/10वां भाग जो होता है वह पानी के ऊपर रहता है। कहाँ रहता है, पानी के ऊपर रहता है। वही 9/10वां भाग जो रहता है, और 9/10वां जो भाग होता है वह पानी के नीचे रहता है, पानी के नीचे रहता है। याद रखिएगा बर्फ का ये पानी के नीचे रहता है, नीचे रहता है, और पानी के ऊपर कितना रहता है 1/10वां भाग। ये क्वेश्चन आता है जब किसी बर्फ को डुबाया जाता है तो 1/10वां भाग क्या रहता है पानी के ऊपर रहता है, और 9/10 क्या होता है पानी के नीचे रहता है। ये भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु का 1/3 आयतन जल के बाहर तैरता है तथा 3/4 भाग आयतन द्रव बाहर तैरता है, तो घनत्व क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका एक तरीका होता है, देखिए आप लोग को बताना चाहता हूँ, द्रव का अपेक्षित घनत्व निकालना है तो वस्तु का जल में डूबे हुए भाग का आयतन, तो देखिए यहाँ पे लिख रहा द्रव में डूबे भाग का आयतन निकालेगा, बता वस्तु का द्रव में डूबे हुए भाग का आयतन, ये दोनों को एक होता है जल। देखिए अपेक्षित घनत्व निकालेगा ना, सबसे पहले लिखेगा जल में डूबे आयतन, जल में डूबे आयतन, फिर लिखे वस्तु का द्रव में डूबे आयतन, ये दोनों होगा, ठीक है। तो देखिए एक जल का लिख रहा था, एक द्रव्य का, तो जल का वैल्यू देखिएगा तो 1/3 लिख रहा, तो हम लोग क्या करें 1 माइनस, देखिए इसका फॉर्मूला तो 1 माइनस जो दिया हुआ उसका कर देते हैं, बटा 1 - 3/4 करेंगे, क्लियर है। ऑलमोस्टली सॉल्व कीजिए तो पहला आएगा 2/3 आएगा, सेकेंडली सॉल्व किए तो
कितना आएगा 1/4 आएगा। अब आप लोग सॉल्व कीजिए तो फ्रेंड यहाँ पे सॉल्व किए तो 8/3 आएगा। क्या आएगा 8/3, तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो 8/3 ग्राम पर सीसी ऑप्शन आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। यानी जल है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जल के बाहर तैरता एक बाहर तैरता है जल एक द्रव्य का, तो हम लोग क्या करेंगे पहला के लिए इसमें से 1 घटा दें, यानी 2/3 आ जाएगा, और सेकेंड के लिए करेंगे तो 1/4 आएगा। तो आप लोग सॉल्व किए 8/3 आप लोग का आंसर आ गया। क्लियर है, चलिए तो इसका राइट आंसर होगा 8/3 ग्राम पर सेंटीमीटर की होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। तो क्वेश्चन आ गया कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैथ्स का आ गया। यदि x - 1/x का वैल्यू -6 है तो x पर पावर 5 - 1/x पर पावर 5 का मान क्या होगा। सबसे पहले देखिए ये आप लोग अगर बनाओगे, सबसे पहले मैं फार्मूला बनाना चाहता हूँ। देखिए x पर पावर 5 बाय 1/x पर पावर 5 का जो फार्मूला होता है सबसे पहले याद कीजिए x² + 1/x² कीजिएगा, आगे दोनों को सॉल्व कीजिएगा, फिर देखिए घात वाला निकालिएगा यानी क्यूब का x² - 1/x³ निकालिएगा। क्लियर है, उसके बाद क्या कीजिएगा माइनस कर दीजिएगा 1 - x को कीजिएगा, ये फार्मूला होता है इसको निकालने के लिए। तो फ्रेंड इस चीज़ को आप लोग को बनाना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए आप लोग देखिए 1x - 1/x का वैल्यू लिख रहा -6, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे x² + 1/x² निकालेंगे। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है k², तो k², 6 का स्क्वायर 36 कीजिएगा, माइनस करते हैं 2 करते हैं, सॉरी -2 करते हैं। क्लियर है, तो -2 करते हैं, तो ये माइनस था ऑप्शन में, तो माइनस सॉरी माइनस मैंने तो हम लोग प्लस कर लेंगे, तो कितना आ गया 38 आ गया। तो x² + 1/x² का वैल्यू निकालिए तो 38 आ गया। क्लियर है, क्योंकि माइनस था तो हम लोग प्लस में कर देते हैं। क्लियर है, उसी प्रकार अगला हम लोग बनाएंगे तो देखिए x³ - 1/x का, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला जो करते हैं सबसे पहले जो आपका वैल्यू दिया k का, तो उसका हम लोग q करते हैं, यानी कि 6 पर पावर -6 पर पावर q कर देंगे, प्लस 3 × a करेंगे, तो यानी -6 कीजिएगा। तो ऑलमोस्टली इसको सॉल्व किए तो -234 आएगा। कितना है -234, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -234 आ गया। क्लियर है, माइनस x - 1/x का वैल्यू देखिए तो -6 था, तो -6 कर दिए। तो यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो 8886 आएगा। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा है, और फार्मूला आप लोग सबसे पहले ये वाला याद कर लीजिए। क्लियर है, तो x पर पावर 5 - 1/x पर पावर 5 रहता है, तो हम लोग सबसे पहले x² + 1/x² निकालते हैं, फिर x³ - 1/x³ निकालते हैं, -x - 1x निकालते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो वृत्त एक दूसरे को P पर बाह्य वृत्त से स्पर्श करते हैं। AB दो वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा है, तो यदि A और B संपर्क बिंदु है तो कोण PAB = 65 डिग्री, तो एंगल APB का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले देखिए लिख रहा दो वृत्त P पर स्पर्श करता है। देखिए मान लीजिए एक वृत्त ये आप लोग का, एक वृत्त आप लोग का ये है। देखिए दो वृत्त हो गया, हो जाइए, हाँ दो वृत्त और हो जाए भाई, देखो ये दो वृत्त है। अब बाह्य दो क्या लिखा है, दो वृत्त एक दूसरे को P पर स्पर्श करता है, तो देखिए सबसे पहले हम स्पर्श करवाएंगे। तो देख लिए मान लीजिए ये वृत्त है और एक वृत्त, ये दोनों कहाँ पे टच करता है P पर, तो मान लीजिए P पे स्पर्श करता है। क्लियर है, AB वृत्तों का अनुप्रस्थ देखिए अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट है, तो देखिए टेंजेंट हम लिख दिए AB है, तो ऑब्वियसली फिर AB को टेंजेंट मान लिया। क्लियर है, अब लिख रहा यहाँ पे लिख रहा एंगल PAB, तो यहाँ पे वैल्यू लिखा 65 डिग्री हो रहा। क्लियर है, तो एंगल ABP का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले याद रखें जहाँ पे आपस में मिलता है। क्लियर है, तो वहाँ पे हमेशा याद रखें थ्योरम पढ़ेंगे तो ये हमेशा 90 डिग्री बनाते, तो यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा, तो ऑलमोस्टली आप लोग को एंगल क्या निकालना ABP। तो ABP निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 180 डिग्री में से हम लोग क्या करेंगे दोनों यानी कि 65 और 60 को ऐड कर देंगे और घटा देंगे। तो सॉल्व कीजिए, तो 180 रहने देंगे, माइनस 90 और 65 को जोड़िए तो 9 6 15 यानी 155 कीजिएगा। क्लियर है, तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तो 25 डिग्री ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन है जनाब। देखिए ऑलरेडी क्वेश्चन है ये 109 + 144, तो 144 को 12 आता है, 100 यानी 12 आ गया, 12 + 109 तो फ्रेंड 121 आएगा। 111 किसका होता है, 121 होता है 11 का, 180 में से 111 गया तो फ्रेंड 169 बचेगा। 169 किसका होता है 13 का, तो 13 घटाएंगे 157 में तो कितना बचेगा 144। 144 किसका होता है 12 का, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। हामिद, क्लेमेंट और गणेश की वेतन का अनुपात 3:5:7 है। यदि गणेश को हामिद से 924 रुपये ज़्यादा मिल रही है तो क्लेमेंट को वेतन क्या है। तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, ऑलरेडी आप लोग बना लिए होंगे। देखिए H है, फिर क्लेमेंट के लिए C लिखेंगे और गणेश के लिए G लिखेंगे। आप लोग देख सकते हैं रेशियो क्या लिखा, 3:5:7 लिख रहा। अब लिख रहा है यहाँ पे गणेश को हामिद से देखिए
लिख रहा गणेश को हामिद से, तो गणेश को हामिद से फ्रेंड 924 रुपये अधिक मिल रहा। तो देखिए डिफरेंस लिख रहा 4 का, तो 4 का डिफरेंस लिख रहा है 924 रुपये। क्लियर है। तो हम लोग 1 का निकालेंगे, तो फ्रेंड्स अगर 1 का निकालेंगे तो हम लोग को 231 रुपये आएगा। कितना आएगा? 231 रुपये। अब आप लोग को पूरा क्लाइमेट के लिए, तो क्लाइमेट का वैल्यू कितना था? 5 था, तो हम लोग 5 से इसको गुना कर देंगे। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आएगा 1155 आएगा। 1155 ऑप्शन में है बिल्कुल, तो ऑप्शन में जाएगा तो 1155, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समान राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 92 रुपये है। यदि ब्याज का दर 4% हो तो निवेशित राशि की गणना करें। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला आप लोग पढ़े भी होंगे, आई थिंक आप लोग बना लिए होंगे। तो देखिए आप लोग को मैं बताता हूँ, फार्मूला को यूज कीजिएगा अंतर। तो अंतर का जो फार्मूला होता है सबसे पहले पी लिखते हैं, और जो रेट होता है रेट बाय 100 का क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। ये फार्मूला यूज कीजिए। तो देखिए अंतर कितना लिख रहा है? तो फ्रेंड 92 लिख रहा है। हम लोग को पी निकालना था, तो पी रहने दिए। रेट, तो रेट लिख रहा है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे बाय 100 गुना 100 कीजिएगा, 100 गुना 100 कीजिएगा। अब सॉल्व कीजिए। देखिए सॉल्व करते हैं तो 4 का पारा में 93 कितना बार में आएगा? तो फ्रेंड 23 बार में आएगा। कितना बार में आएगा? 23 बार में। फिर 4 का पारा में 100 कितना बार में आता है? 25 बार में। तो आप लोग क्या कीजिए? 25 गुना 100 कीजिए, 2500 आ गया। अब 2500 को सिंपल में हम लोग क्या से गुना करेंगे? 23 से गुना करेंगे, तो 5 × 15, यानी कि इकाई डिजिट जिसका 5 आ रहा है वो आप लोग का आंसर आ जाता है। तो इसका राइट आंसर गुना कीजिए तो 57,500 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये फार्मूला से बनाइए, काफ़ी इजी हो जाएगा। नहीं तो आप लोग को देखिए 4% था, तो 4% का CI निकालिएगा। तो देखिए ठीक है, तो CI निकालिए, 4 दूनी 8 होता है, फिर 64 होगा ना, 8 दूनी 16 माइनस इसका रेट सिंपल इंटरेस्ट होगा 8 रुपया। अब दोनों का डिफरेंस कितना लिख रहा है? 92, यानी कि 0.16 का वैल्यू लिख रहा है, 92 लिख रहा है। आप लोग को 100% का निकालना है, और मोस्टली यहाँ से 100% का निकालिए तो आप लोग का जाए 5750। ये भी ट्रिक है, लेकिन मेरा वही ट्रिक अच्छा है। निरंतर मोटी रेखा का दूसरा नाम क्या है? सबसे पहले फिर याद रखिएगा निरंतर मोटी रेखा। तो निरंतर मोटी रेखा का जो दूसरा नाम होता है इसे क्या बोलते हैं? तो इसे वस्तु रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं? वस्तु रेखा, यानी ऑब्जेक्ट लाइन बोलते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बातें करना चाहते इसके बारे में। इस रेखा का प्रयोग ड्राइंग शीट पर किसी वस्तु के बाहरी आकार को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं, यानी बाहरी आकार को। क्लियर है। और यह रेखा जो होता है मोटी तथा सतत होता है, यानी कि कंटिन्यूस होता है। क्लियर है। मोटी भी होता है, सतत यानी कि कंटिन्यूस तौर पर चलता रहता है। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बारे में। इसके बारे में कुछ वैसा एक्स्ट्रा पॉइंट्स मेरे माइंड में नहीं आ रहा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हैचिंग लाइन के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स अभी जस्ट मैं बताया था, तो हैचिंग रेखा के मध्य कम से कम 0.7 mm की दूरी होना चाहिए। कितना होता है? 0.7 mm की दूरी होना चाहिए। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा हैचिंग रेखा जो होता है यह पतली एवं 45 डिग्री कोण पर झुकी एक समांतर रूप में खींची जाती है। ठीक है। ये पतली होती है, यानी कि देखिए हम पात्र बना देंगे, जिसको खोटा भी बोलते हैं, पात्र बना देंगे, यानी पतली और कितना डिग्री पे बनती है? 45 डिग्री पर झुकी एक समांतर रेखा होती है। इसे सेक्शन लाइन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सेक्शन लाइन भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बोलता है सेक्शन लाइन किसे कहते हैं? तो हैचिंग लाइन को बोलते हैं। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, कोई रेखा HP के लंबवत है तो उसका कौन सा दृश्य एक बिंदु होगा? तो फ्रेंड देखिए इसके लिए आप लोग को बनाना पड़ेगा। कोई रेखा HP के लंबवत है तो उसका कौन सा दृश्य एक बिंदु होगा? तो देखिए सबसे पहले हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कोई रेखा बनाएंगे। तो ऑलमोस्टली देखिए इस टाइप से आप लोग बने होंगे। तो ये X होता है, ये क्या होता है? Y होता है। अब ये मान लीजिए टॉप है, देखिए ये AB है। तो फ्रेंड्स इसका याद रखिए HP के लंबवत रहेगा ना, तो इसका राइट आंसर होता है टॉप भी होता है। क्या होता है? टॉप भी। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ, खुद से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा 84 का आंसर। ये सब सारे क्वेश्चन इजी को मैं स्किप कर देता हूँ, जो आप लोग के लिए जहाँ पे क्वेश्चन को कुछ डिस्कस करने का रहेगा मैं वही बता रहा हूँ। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ गया है, तो देखिए आप लोग का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। तो लिख रहा है ए, देखिए इसको डायरेक्टली मैं सॉल्व करवा देता हूँ ताकि आप लोग के लिए इजी हो जाए। देखिए बोल रहा T क्रॉस यू, तो ऑलमोस्टली क्रॉस का लिख रहा है AB का पिता है, यानी कि जो T जो है, देखिए T जो आप लोग का होगा वह U का पिता होगा। तो यानी T जो आप लोग का U का पिता लिख लिया। क्लियर है। फिर लिख रहा माइनस, यानी U माइनस V, माइनस का अर्थ लिख रहा है A B का पति है, यानी U जो है ना V का पति है। तो यानी ये प्लस में है तो ये क्या होगा? माइनस में होगा। दोनों के बीच में पति पत्नी का रिलेशन हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। फिर प्लस के बारे में लिख रहा है V प्लस A, प्लस का लिख रहा है A B की माँ है, यानी V जो है ना वह W की माँ हो गया। क्लियर है। फिर लिख रहा है भागा के बारे में लिख रहा है A B का भाई है, यानी W जो है वह आप लोग का X का भाई है, X का भाई है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है अब देखते हैं। क्वेश्चन ये लिख रहा है
टी का एक्स से क्या संबंध है। तो फ्रेंड टी का एक्स से संबंध पूछ रहा। तो देखिए ये दोनों भाई है, भाई ये क्या था मम्मी था, ये क्या था पापा था। अब पापा के पापा को क्या बोलेंगे दादा। तो पिता के पिता है, पिता के पिता, यानी कि वही फ्रेंड्स आप किसके पिता का, आप किसके पापा का बेटा है। आप वही क्वेश्चन आ गया। आप क्वेश्चन जवाब दीजिएगा, मेरा मुंह से निकल गया। आप किसके पिताजी के बेटा हैं, आप लोग बताइएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 87 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पिता के पिता। क्लियर है। मेरा क्वेश्चन है एक रीजनिंग में, आप किसके पिता के, सॉरी आप किसके पिता का बेटा हैं, आपका क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बिखेरना मिलाना, बिखेरना मिलाना। तो उसी प्रकार कम होना क्या होगा, सिकुड़ना होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। भिन्न धातुओं के बने एक एक केजी के 4 घन जल में तौले जाएं तो क्या होगा। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स जब भी देखिए भिन्न भिन्न धातुओं के बने एक एक केजी के 4 घन जल में तौले जाते हैं तो न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉन्ग। कौन सा निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पिघलने पर ठोस सामान्यतः फैलता है, पिघलने पर ठोस बर्फ सिकुड़ती है, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले याद रखिए पिघलने पर ठोस सामान्यतः फैलता है, ये सही आप लोग का। सिकुड़ने पर बर्फ पिघलने पर बर्फ सिकुड़ती है। अब बर्फ का घनत्व तो पानी से कम होता है, तो बर्फ का घनत्व हम लोग जानते हैं 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर की होता है, बर्फ का होता है 1, पानी का 1 होता है। तो ऑलमोस्टली ये भी कम है। या फिर अगर केजी में लिखना चाहता है तो इसका होता है 900 होता है, इसका कितना होता है 1000 होता है। तो ऑलमोस्टली कम होता है। तो तीनों सही, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तोलक जिसका यांत्रिक भार 1 से बड़ा 1 से छोटा तथा 1 के बराबर होगा क्या होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सबसे पहले देखिए जिस उत्तोलक का यांत्रिक भार यानी कि देखिए मैकेनिकल एडवांटेज जिसका भी आप लोग का याद रखिएगा 1 से बड़ा, फिर बोलेंगे 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है तो उसे बोलते हैं प्रथम, क्या बोलते हैं प्रथम श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। किस में रखते हैं फ्रेंड्स, प्रथम श्रेणी में रखते हैं। क्लियर है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ प्रथम श्रेणी में किसे कहते हैं, तो आप लोग ट्रिक याद कीजिए FLE, यानी कि जिसमें फलक्रम अगर बीच में आता है, यानी फलक्रम बीच में रहेगा और लोड और इफेक्ट्स आप लोग का साइड में रहेगा, तो जिसमें फलक्रम बीच में रहता है उसे बोलते हैं प्रथम श्रेणी का। क्लियर है। आई होप आप लोग इसका एग्जाम्पल डेली देखते होंगे। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल आप लोग तराजू यूज करते होंगे, कहाँ यूज करते होंगे, तराजू यूज करते होंगे। फिर देखते होंगे घर में पिलास का यूज करते हैं, क्या यूज करते होंगे, पिलास का यूज करते हैं। फिर आप लोग हैंडपम्प का यूज करते हैं। तो ये सारे आप लोग का प्रथम श्रेणी का आता है। क्लियर है। वही बातें करना चाहता है द्वितीय श्रेणी का। तो फ्रेंड द्वितीय श्रेणी में मैकेनिकल एडवांटेज का जो वैल्यू होता है वो हमेशा याद रखें 1 से अधिक होता है। क्या होता है, 1 से अधिक होता है। और तृतीय श्रेणी में याद रखिएगा, देखिए तृतीय श्रेणी में मैकेनिकल एडवांटेज का जो वैल्यू होता है वो हमेशा याद रखें 1 से कम होता है। क्लियर है। ये तीनों चीज़ को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कमानी तुला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु के पर आरोपित के मापन हेतु करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा कमानी तुला उपकरण का उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर आरोपित, तो आरोपित भर यानी बल के मापन के लिए करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिएगा। क्लियर है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कमानी तुला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर आरोपित बल के मापन के लिए करते हैं, यानी बल के लिए करते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिए कमानीदार तुला जो होता है हुक्स के नियम पे कार्य करता है। कमानीदार जो तुला होता है हुक के नियम पे, ये भी क्वेश्चन पूछता है कमानीदार तुला किसके नियम पे काम करता है, हुक का नियम। तो हुक का नियम पढ़े होंगे, स्ट्रेन प्रोड्यूस ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस होता है। क्लियर है। मुझे इंग्लिश में याद था, मैं क्लास 11th में पढ़ा था इसलिए मैं बोल दिया हूँ। अब देखिए बातें करना चाहते हैं तुला के बारे में। देखिए तुला या तराजू द्रव्यमान मापने का उपकरण होता है। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा तुला, देखिए एक होता है तुला, बातें करना चाहते हैं तुला, देखिए तुला लिख रहा है, या फिर तराजू। देखिए तुला या तराजू जो होता है या दोनों किसको मापता है, ये द्रव्यमान को मापता है। क्वेश्चन आता है कि द्रव्यमान को मापने वाले यूनिट को क्या बोलते हैं, तो कमानीदार तुला। इसी प्रकार तराजू को मापने वाले यूनिट को बोलेंगे कमानीदार तुला। क्लियर है। और ये दोनों किसको मापता है, तो द्रव्यमान को मापता है। क्लियर है। चलिए और इसके साथ साथ याद रखिएगा कमानीदार तुला होता है ये बल के आरोपित होता है। यह कमानीदार तुला किस नियम पे कार्य करता है, हुक के नियम पे। क्लियर है। चलिए अब एक होता है फ्रेंड भार को कौन मापता है, तो ऑलमोस्टली पढ़े होंगे। तो भार को देखिए एक होता है कमानीदार तुला और एक होता है भौतिक तुला। भार को जो मापता है वो भौतिक तुला मापता है। कौन मापता है फ्रेंड, भौतिक तुला मापता है। क्लियर है। चलिए अब एक क्वेश्चन और आता है, स्प्रिंग को अपनी लंबाई पर वापस लौटने के लिए उसमें जो बल लगता है उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। क्लियर है। चलिए एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन इज रहा, एक मशीन एक भार 400 न्यूटन के आयास द्वारा 50 सेंटीमीटर विस्थापित करता है। यदि मशीन की दक्षता 80% है तो लाभ, यांत्रिक लाभ और वेग अनुपात क्या होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करना चाहेंगे, देखिए एक मशीन एक भार 400 न्यूटन के आयास द्वारा 50 सेंटीमीटर विस्थापित करता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे। और मोस्टली फ्रेंड्स मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है वेट बाय
इफर्ट्स होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे वेट का वैल्यू कितना लिख रहा है, 400 न्यूटन लिख रहा है, और पी का वैल्यू आप लोग के सामने कुछ लिख रहा नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी, पी का वैल्यू कुछ नहीं लिख रहा। एक मशीन का भार 400 न्यूटन के आयास द्वारा 50 सेंटीमीटर विस्थापित करता है। यदि मशीन की दक्षता 80% है तो यांत्रिक लाभ और वेग, वो यहाँ पे दक्षता लिख रहा 80% है ना। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मशीन की दक्षता यानी कि एन के बारे में बोल रहा, क्लियर है, 80% है। तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी फ्रेंड दक्षता का फॉर्मूला देखिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली निकालते हैं। मशीन की दक्षता तो एम ए का फॉर्मूला निकालेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं, W/P निकालेंगे, क्लियर है। अब देखिए ये आप लोग का सामने लिख रहा है 80%, अब यहाँ पे ये लिख रहा है 40, क्या लिखा है 400, बाई क्या करेंगे पी निकाल देंगे। तो यहाँ से पी का वैल्यू कितना, 5 आ जाएगा, क्या आएगा 5 है ऑप्शन में, 5। तो यांत्रिक लाभ और वेग अनुपात, तो फ्रेंड यांत्रिक लाभ तो 5 आ रहा आप लोग का। रुके मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मशीन एक भार 400 न्यूटन के आयास द्वारा 50 सेंटीमीटर विस्थापित करता है। यदि मशीन की दक्षता 80% है तो इसकी यांत्रिक लाभ और वेग अनुपात क्या होगा। सबसे पहले यांत्रिक लाभ एम ए अगर निकालते हैं तो फिर हम लोग क्या जानते हैं, लोड बटा इफर्ट्स होता है। लोड बटा यानी कि चलिए वेट बटा इफर्ट्स कर दें, W/L कर सकते हैं या फिर P भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैल्यू आप लोग का 400 लिख रहा है, क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग देखें प्राय, तो P 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ से वैसा मैं कंफ्यूज कर गया हूँ फ्रेंड्स, यहाँ से मैं कंफ्यूज कर दिया हूँ। आप लोग बता सकते हैं, यहाँ पे मैं कंफ्यूज कर गया हूँ क्वेश्चंस का। 93 मेरे लिए कंफ्यूजन आ गया। अब लेकिन अगला बनाते हैं। देखिए एक वेग अनुपात निकाल, इसका एफिशिएंसी, तो ऑलमोस्टली एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, MA/, आप लोग पढ़े होंगे, MA/, क्या होता है, VR होता है, क्लियर। एफिशिएंसी दिख रहा है 80%, तो हम लोग क्या करते हैं 80% यानी 80/100 कर दिए। MA का वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है, तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर लिख रहा था, ये 50 वाला कन्फ्यूजन कर दिया फ्रेंड, मुझे ये 50 सेंटीमीटर कन्फ्यूजन कर दिया, इसलिए कन्फ्यूज मैं कर गया हूँ, क्लियर है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। अगर 50 नहीं रहता तो आप लोग बना सकते थे, विस्थापित करता। अगर बनाते हैं देखिए मान लो 400 है ये, अगर 50 सेंटीमीटर तो यहाँ पे मीटर में होना चाहिए, तो 50 सेंटीमीटर को अगर मीटर में भी 50/100, नहीं ये कन्फ्यूजन में क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। अगर आप लोग जानिएगा तो बताइएगा। तो 93 कन्फ्यूज में कर गया हूँ, क्लियर है। चलिए कोई नहीं, होता है, मैं भी एक हूँ, मैं नहीं हूँ। निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लिख रहा मैग्नेटिक टेप, तो ऑलमोस्टली इसमें सहायक मेमोरी भी, सॉरी इसमें सेकेंडरी टेप होता है। PROM, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड PROM को फुल फॉर्म जानिए। तो देखिए प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ये एक प्रकार का एक्सिलरी मेमोरी होता है, तो इसका कोई भी सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी से संपर्क नहीं होता। CD-ROM, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑपरेटिंग मोमेंट होता है, ये आप लोग का होता है। फिर फ्लॉपी डिस्क भी होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, PROM। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा PROM को फुल फॉर्म में गलत बोलते हैं, PROM का फुल फॉर्म याद कर लीजिए। P होता है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होता है, क्लियर है। ये एक प्रकार का अस्थाई, देखिए मैं लिख देता हूँ, यह एक प्रकार का अस्थाई भंडारण इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसमें स्थिर डाटा को विशेष उपकरणों द्वारा बदला जाता है, क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं CD-ROM का, तो CD-ROM का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी होता है। चलिए अब क्वेश्चन क्या बच गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, खत्म स्वाहा हो गया। हाँ है अभी, कंपाइलर स्थानांतरित करता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कंपाइलर हाई लैंग्वेज को मशीनी कोड में रूपांतरित करती है। तो कंपाइलर जो होता है हाई लैंग्वेज को मशीनी कोड में रूपांतरित करते हैं। राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। बातें करना चाहते हैं फ्रेंड, देखिए इसमें क्वेश्चन आता है जो आप लोग पढ़े भी होंगे। देखिए जनरेशन के बारे में बात क्वेश्चन करना चाहते हैं। सबसे पहले कंपाइलर क्या होता है, एक कंपाइलर एक ऐसा यूनिट होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी में बदलता है। इसके साथ साथ एक होता है फॉर्ट्रॉन, देखिए FORTRN, फॉर्ट्रॉन होता है, क्लियर है। तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसको बोलते हैं। इसके साथ साथ एक होता है कोबोल, यानी कि कोबोल कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस, कुछ होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। ये सारे जो आया था ये सब हमेशा याद रखिए, सब सेकंड जनरेशन में उत्पन्न हुआ था, यानी सेकंड जनरेशन का ये सब पार्ट्स होता है, क्लियर है। और आप लोग ऑलमोस्टली पढ़े होंगे कंप्यूटर में कुल 5 जनरेशन हो रहा है, क्लियर है। और एक तरीका था वतीमा, याद कर ले, VTIMA याद किए होंगे। तो देखिए VTIMA, V4 था वैक्यूम, पहला में था वैक्यूम था, सेकेंड में था ट्रांजिस्टर था, थर्ड में था इंटीग्रेटेड सर्किट था, 5 में था माइक्रो प्रोसेसर था, और 5वां में था आर्टिफिशियल, यानी कि जो लैपटॉप वगैरह का यूज करें 5वां जनरेशन में था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग को बनाना 96 को। तो फ्रेंड ये गणित का क्वेश्चन है, ऑलमोस्टली आप लोग बना सकते हैं। इससे अगर सॉल्व करते हैं तो 6480 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। बस क्वेश्चन कुछ बच गया, ये भाग देना है। तो फ्रेंड ये भाग देने मैं खुद बता रहा हूँ, आप लोग खुद से बनाइएगा। तो इसका राइट आंसर आएगा 0.714,
ये आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आएगा। अब देखिए एक पंचभुज का चार कोण का माप 70 डिग्री, 110 डिग्री, 135 डिग्री और 95 डिग्री है। तो पांचवा कोण क्या होगा? सबसे पहले हम लोग जानेंगे पांचवा पंचभुज के अंतः कोण। तो n-2 गुना 180 करते हैं, तो n का वैल्यू क्या लिखेंगे? 5। तो 5 में से 2 गुना करेंगे इंटू 180 करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 गुना हम लोग 180 करेंगे, तो 3 को 180 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 540 आएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर किया तो 540 आता है टोटल। अब जिसमें 4 वैल्यू दिया तो हम लोग चारों को जोड़ेंगे, 70 110 कितना हो गया? 180, 180 फिर 135 और 95 जोड़िए तो टोटल आएगा 410 आ गया। क्लियर है? अब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, टोटल वैल्यू कितना लाए थे? 540 निकाले थे। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालते हैं तो आप लोग के सामने 130 डिग्री आंसर आएगा। ऑप्शन है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा एक पंचभुज में विकर्ण कितना होगा? तो देखिए मैं पहला क्वेश्चन बताया था, देखिए मैं क्या बताया था, लिखिए n कॉम्बिनेशन 2 लिख दीजिएगा माइनस n, तो n कितना था? 5। अब सॉल्व कीजिए, n कॉम्बिनेशन 2 यानी 5 गुना 4 कीजिए, बाई क्या कीजिए? 1 गुना 2 कीजिए माइनस 5 की। देखिए 2 का पाला में 4 4, देखिए 5 में से 10 में से 5 घटा दे यानी कितना गया? 5 इसका डायगोनल होगा। क्लियर है? नहीं तो आप लोग केवल एक फार्मूला पढ़े होंगे, देखिए आप लोग पढ़ रहे होंगे फार्मूला ये वाला भी विकर्ण का n-3/2, ये भी किए होंगे। तो n के पे 5 कीजिए, फिर n 5 में से 3 गया, 2 बचा बटा 2। देखिए ये दोनों तरीका से आप लोग बना सकते हैं, लेकिन अभी आप लोग को ये फार्मूला अच्छा लग रहा होगा। क्लियर है? लेकिन मैं आप लोगों को कॉम्बिनेशन बता दिया था क्योंकि मैं खुद मैथमेटिक्स से पीजी किया हूँ। क्लियर? इसलिए बता दिया हूँ। चलिए निम्नलिखित में निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। तो फ्रेंड इसका बहुलक को ज्ञात करना आप लोग का, तो ऑलमोस्टली जो मैक्सिमम यानी कि जो मैक्सिमम टर्म्स आता है फ्रीक्वेंसी उसे बोलते हैं। तो ऑलमोस्टली इसमें देखिए तो 15 आएगा, तो मैक्सिमम राइट आंसर होगा 15। अभी लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए सॉल्व कीजिएगा। क्लियर है? अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि क्वेश्चन में कुछ कुछ रॉन्ग आप बता देते हो। फ्रेंड जहाँ आप लोग को रॉन्ग लग रहा होगा आप लोग मैच कर लीजिएगा, कहीं रॉन्ग तो मैं नहीं बताऊँगा ना। तो ये सारे था क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन रहता है वो मेरा अपना सॉल्यूशन रहता है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोग वीडियो बताइएगा। अब देखिए ये हमारा था सेट नंबर भी मैं कितना बताया था? 12 बताया था। और इलेक्ट्रीशियन का अगर आप लोग देखे होंगे यानी कि LP CBT 2 के लिए पार्ट जो कि आप लोग के सामने ट्रेड इलेक्ट्रीशियन होने वाला है, उसके लिए मैं सेट नंबर 13 को अपलोड कर दिया हूँ, आज 14वां अपलोड करूँगा। क्लियर है? और तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल पर, थोड़ा सपोर्ट कीजिए मुझे भी ताकि अच्छा लगे। क्लियर है? और कैसा लगता है क्लास जरूर रिप्लाई दीजिए ताकि मैं भी कुछ बता सकूँ आप लोगों को। क्लियर है? चलिए थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट।